हेलो वेलकम बैक एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज की कहानी मेरी जुबानी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का ये मिशन आज की ऑसम सी सुबह के साथ ओके। और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का बॉस ओके। तो जिसमें हम बात करने वाले हैं आज एंगल ऑफ कांटेक्ट की, एक्सेस प्रेशर की एंड ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिस पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। बट बेसिक कंसेप्ट ये दैट इज कैपिलरी एक्शन ओके। सो कैपिलरी राइज की बात करेंगे यार, उसके हर कैटेगरी की उसमें हम सारी बातें करने वाले हैं। उसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में उनकी डिस्कशन करने वाले हैं ऑसम तरीके से ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये मिशन। सो लेट्स स्टार्ट ओके। तो देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाला हूं मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, आपको बस समझना पड़ेगा कि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है क्या और इसके हेल्प से किस तरीके से आप किस कॉन्सेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और एक्सेस प्रेशर जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना वो एक्सेस प्रेशर से ही रिलेटेड आते हैं। कैपिलरी एक्शन से भी उतने क्वेश्चन नहीं आते, बट आपने फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि फॉर्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एज इट इज। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज दैट सर, एक्सेस प्रेशर। और उसके लिए आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट पहले समझना पड़ेगा ओके। तो कम ऑन, देखो यार एक लिक्विड ड्रॉप मैंने यहाँ पे बना रखी है। लेट्स सी हमारे पास एक, देखो पहले आप समझो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट है क्या और इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कूल है, मतलब हम इसको थीटा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो मैं आपको समझा देता हूं कि आपने इसको बेसिकली कैसे अंडरस्टैंड करना है, आपको याद कैसे रहेगा और बार बार आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े ओके। तो जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भी लिक्विड ड्रॉप होती है, हम किसी सरफेस पे जब लिक्विड को डालते हैं तो एक पानी की बूंद बन जाती है, एक ड्रॉप वहां पे क्रिएट हो जाती है। तो वो ड्रॉप कहां पे डाली आपने, किसी सरफेस के ऊपर। तो वो जो सॉलिड सरफेस है और वो जो वाटर है, मतलब वो जो वाटर ड्रॉपलेट है आपके पास, ठीक है, इनके बीच में देखो यहाँ कांटेक्ट बन गया है, एक तरीके का कांटेक्ट बन गया है कि नहीं। तो हम क्या मानेंगे कि ये जो पानी की बूंद है ये जिस सरफेस पे है उसको हम सॉलिड मान लो। ये बहुत जरूरी है, एंगल ऑफ कांटेक्ट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है? इसको आप फील करेंगे कि किस तरीके से मैं बना रहा हूं और ये किसके बीच में बनता है। ठीक है, और भाई देखो इधर यहाँ पे तो एयर है, ये तो एयर वाला रीजन है। अब बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझना यार, टेंशन मत लो, देखो ध्यान से बस। तो यहां पे ये इस वाले पॉइंट पे कहीं ना कहीं ये ड्रॉप सॉलिड सरफेस को टच कर रही है। तो एक टेंजेंट आपने ड्रॉ करनी है, यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट, है ना। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टू टेंजेंट्स हम यहां पे यूज करेंगे, टू टेंजेंट। ठीक है, यानी यू कैन से एंगल बिटवीन, ऐसे लिख लो आप, है एंगल बिटवीन। ठीक है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। अब वो टेंजेंट्स हैं क्या, कहां पे होंगी, कैसे होंगी, उनको समझना है। पहले तो आपने देखा कि भाई जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो दो टेंजेंट के बीच में। अब वो टेंजेंट कौन कौन सी होती हैं, कम ऑन आ जाओ। तो क्या करेंगे सर, देखो एक टेंजेंट आपने लिक्विड सरफेस, जो सरफेस है लिक्विड का, ये जो ड्रॉप है ना, ये जो सॉलिड के टच में है, यहाँ पे जहां पे लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे के कांटेक्ट में, वहां पे टच करते हुए बना देनी है ऐसे। तो दिस इज द टेंजेंट, है ना। इसको आप मान लो कि एक टेंजेंट हमने यहाँ पे मान लिया है और ये किसके बीच में, लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच में, यानी लिक्विड और सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट पॉइंट पे हमने टेंजेंट मान लिया। मतलब लिक्विड, जहां पे लिक्विड सॉलिड को टच कर रहा होगा उस सरफेस पे एक लाइन आपने ड्रॉप करनी है। ठीक है, उस जिसको हम टच करते हुए एक लाइन, जिसको हम टेंजेंट कहेंगे। दूसरी, ये जो लिक्विड है उसी सेम पॉइंट पे ये जो लिक्विड है एयर साइड में, है ना, एयर साइड में कांटेक्ट में है। देखो यहाँ पे लिक्विड है, तो इसी पॉइंट पर यहाँ पे एक टेंजेंट आपने ड्रॉ कर रही है लिक्विड के सरफेस पे एयर साइड में, क्योंकि इसके इधर तो देखो एयर है, इसके इधर तो एयर है। तो एक लिक्विड के सरफेस पे टेंजेंट सॉलिड के साथ और एक लिक्विड के ही सरफेस पे टेंजेंट एयर वाले सेक्शन के साथ। ठीक है, तो ये टेंजेंट मानी जाएगी एयर और लिक्विड के लिए। तो इनके बीच में जो एंगल बना, ये देख लो आप, जो भी बना व्हाटएवर, थीटा, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। बात खत्म। So angle of contact is defined as the angle between the two tangent, the first tangent drawn at the interface, yeah, you can say at the contact point of solid surface and the liquid surface. When the solid touch the liquid surface, at that point you have to draw the tangent, and another tangent you have to draw at the liquid surface एयर साइड, ओके, जहां पे एयर होगी, जहां पे सॉलिड सरफेस नहीं होगा। उन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा उसी को नाम दिया गया एंगल ऑफ कांटेक्ट। नाम में कांटेक्ट है, जहां पे कांटेक्ट हो रहा होगा दोनों का। ठीक है, अब और अच्छे तरीके से किस तरीके से समझ सकते हैं आप इसके, चलो कम ऑन देखते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना, अगर ये एंगल, ठीक है, अगर ये एंगल, यहां पे मैं आपको 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा बताऊंगा, बट आप पहले इसको समझ ले। सपोज करो आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम ऐसा ले लेते हैं कि आपने एक ग्लास
एक ट्यूब है आपके पास और वो ग्लास की बनी हुई है, ठीक है। आपने क्या किया, ग्लास की बनी हुई एक तरीके से कोई कंटेनर ले लिया और उसमें पानी भर लिया, ठीक है। ग्लास की ट्यूब ले लिया आपने और उसमें पानी भरा है, तो इस तरीके से समझो आप। तो पता क्या है, अगर ये एक आपने ट्यूब ली और ये ग्लास की बनी हुई है और इसमें पानी भरा है, तो ऑटोमेटिकली पानी कुछ इस तरीके से सरफेस बनाता है इसमें, है। तो इससे एक चीज आपकी और क्लियर होगी कि सर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट यूज किस लिए होता है। दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिकली यूज टू डिसाइड द शेप ऑफ मेनिस्कस, है ना। जो वाटर का जो शेप बनेगी, किस तरीके की बनेगी, कॉनकेव बनेगी, कॉन्वेक्स बनेगी, प्लेन बनेगी, किस टाइप की बनेगी, उसकी मेनिस्कस की शेप को डिसाइड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो हमने माना कि भाई इस तरीके से है, देखो आपने पानी भर दिया इसमें, तो हमारा क्या जा रहा है, भर लेते हैं पानी, डेली तो भरते ही हम पीने के लिए, ठीक है। तो देखो इस तरीके से, अब आप खुद देखो, ये जो पानी का अपर सरफेस है, फ्री सरफेस ये वाला, ठीक है, इधर तो है एयर, बिल्कुल सर, और ये जो ग्लास है, मतलब ये इसका सॉलिड सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस है। तो पानी जो है यहाँ पे, ये देखो ये वाला इसका सॉलिड सरफेस है और पानी इसको यहाँ पे टच कर रहा है, तो एक टेंजेंट तो इसको टच करते हुए सॉलिड पे अंदर को हो जाएगी और इधर एयर है, एक इसके इस वाले सरफेस पे हो जाएगी इस तरीके से। तो इनके बीच में ये एंगल बनेगा सिंपली, कम ऑन। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से कम बन रहा है, यानी यहाँ पे थीटा 90 डिग्री से कम बन रहा है, आप ध्यान से देखें। और जब भी दोस्तों एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम होता है इन दोनों टेंजेंट के बीच, क्लियर हुआ पॉइंट मैंने क्या बोला, एक टेंजेंट आपने लिक्विड के सरफेस पे जो एयर के कांटेक्ट में वहां पे ड्रॉ करनी है, एक लिक्विड के सरफेस पे जो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में वहां पे अंदर को आपने ड्रॉ करनी है, सिंपल है। एक और देता हूं पहले, उसके बाद इसके जो मेन पॉइंट होंगे लिखा दूंगा। पहले आपको एंगल बनाना आना चाहिए, पहचान करना आना चाहिए, ठीक है। कम ऑन। अब आपने क्या किया दोस्तों, ओके कूल। सो आपने क्या किया, इस तरीके से एक लिक्विड भरा, मतलब Hg की बात करते हैं, मरकरी को जब हम किसी कंटेनर में अगर डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके का सरफेस बनाता है, ठीक है, इस तरीके का, समझना है। तो इससे क्या होगा, आपको बेसिक फंडामेंटल एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको मजा आने लगेगा, ठीक है। अब देखो ये लिक्विड जो है, ये इस टाइप का, जो मरकरी अगर मैं मानूं इसका सरफेस कुछ ऐसा है, ये तो इधर तो है एयर, तो देखो लिक्विड का ये सरफेस और एयर, तो इस पॉइंट पर यहां पे एक टेंजेंट जाएगी, और चूंकि अंदर ही अंदर ये सॉलिड का सरफेस है, ये इसी पॉइंट पे अंदर को एक सॉलिड, क्योंकि बाहर तो है नहीं, बाहर तो लिक्विड है नहीं, अंदर है, तो अंदर को एक टेंजेंट जाएगी, तो T1 एंड दिस इज T2, और इनके बीच में बन गया ये एंगल, एंड दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये एंगल कहीं ना कहीं आपको 90 डिग्री से ज्यादा नजर आ रहा है। अब क्लियर हुआ कि किस तरीके से आपने टेंजेंट ड्रॉ करनी है और किस तरीके से आपने एंगल चेक करना है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा नजर आ रहा है बॉस। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब एंगल 90 डिग्री से कम होता है और जब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है, जो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो उसका फर्क क्या पड़ेगा, है ना। जो आपका लिक्विड सरफेस है उस पर फर्क क्या पड़ेगा और किस तरीके से वो लिक्विड रिएक्ट करेगा, वो 2-3 पॉइंट है, वो जल्दी से आपको बता देता हूं। इमेजिन कैसे करना था, एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफाइंड कैसे करना था, बस इतना बेसिक सा भी अगर आपको पता होगा ना तो हमारा काम बन जाएगा। आगे जब हम एक्सेस प्रेशर की बात करेंगे तो इजीली, कैपिलरी एक्शन की बात करेंगे तो इजीली बेसिक कंसेप्ट को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसलिए आपको ये सिखाना पड़ता है, इसलिए आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज इसके बारे में देनी पड़ती है। और एंगल ऑफ कांटेक्ट पे किस किस चीजों का फर्क पड़ेगा, किसकी वजह से घटेगा, किसकी वजह से बढ़ेगा, वो फैक्टर्स कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा। टेंशन नहीं लेने का, बस बने रहने का मेरे साथ इस पूरी जर्नी में, मिलके फोड़ने वाले सारे कंसेप्ट को। ओके, तो ये इस 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्या आपको याद होना चाहिए, किस पे डिपेंडेंट डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन वो बना सकता है, किस मेन पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं, जल्दी से देख लेते हैं उसको। कम ऑन। तो देखो यार, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। किसके बीच किस तरीके से चेकआउट करना है ये भी बता दिया। टेंजेंट ड्रॉ करनी है एक लिक्विड सॉलिड सरफेस पर, मतलब जहां पे लिक्विड सॉलिड को टच कर रहा होगा, बहुत बार मैं आपको रिपीट कर चुका हूं, एक लिक्विड के ही सरफेस पे बट एयर साइड में, क्लियर है, उनके बीच में जो भी एंगल बनाएगा, फिर चेक कर लेना वो 90 डिग्री से ज्यादा है या 90 डिग्री से कम है, इतना तो हमें पता है, ठीक है। तो अगर वो 90 डिग्री से कम होता है तो ध्यान से समझना, हाँ, ये कौन सा केस लिया मैंने, जब ग्लास ट्यूब में आप वाटर फिलअप कर रहे हो, अगर वो 90 डिग्री से कम आ रहा है, ड्रॉ करने के बाद दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री से कम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक तरीके से एक्यूट एंगल आप इसको मान के चलते हो, एक्यूट एंगल ही तो बोलते हैं। ओके, तो अगर ये 90 डिग्री से कम है तो यू हैव टू रिमेंबर इन दिस केस दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, हियर लिक्विड वेट्स, ये है आपका WETS, वेट्स, ठीक है। सो हियर लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस, मतलब इस टाइप का जो लिक्विड होता है
जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम होता है, वो जिस भी सरफेस में, जिस भी कंटेनर में उसको फिल करते हैं, जैसे पानी भर दो तो वो जब कांटेक्ट में आता है, जैसे ये कप ही है ना, अगर इसमें पानी भर दो तो इस कप का जो सॉलिड सरफेस है उसको वो टच करेगा तो उसको वेट करेगा, मतलब समझ रहे हो आप, उसको वेट करेगा, मतलब उसकी जो ड्रॉप्स हैं वो उसकी सरफेस पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टिक कर जाएंगे, उसको वेट कर देती हैं, आप ऐसे समझो। मतलब इस टाइप का लिक्विड जिसका थीटा 90 डिग्री से कम होता है वो वेट कर देता है सॉलिड सरफेस को। इसका कारण ये होता है बिकॉज इन दिस केस लिक्विड मॉलिक्यूल्स स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सॉलिड, क्योंकि जब थीटा 90 डिग्री से कम होता है तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो सॉलिड सरफेस की तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए उसकी दीवारों पे उसकी जो वॉल होती है कंटेनर के जिसमें आप उसको भर रहे हो पानी को इस एंगल के साथ, है ना, वो उस पर चिपक जाता है, उसको हम बोल देते हैं भाई इसको वेट कर रहा है, गीला कर रहा है एक तरीके से, ठीक है, कूल, ऐसे याद रख सकते हैं। यस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू कैन सी, अगर आप बहुत क्लियरली यहां से देख सके, लिक्विड का जो मेनिस्कस है वो इस तरीके से बन गया, यानी इसी केस में आपने एक चीज और याद रखनी है, जो लिक्विड सरफेस का जो मेनिस्कस होगा, ठीक है, मेनिस्कस का मतलब उसका जो फ्री सरफेस होगा लिक्विड का, ये आपको नजर आएगा कॉनकेव साइड का, ये पूछा जा सकता है, तो कॉनकेव टाइप का ये बन जाएगा आपको, कॉनकेव मतलब जैसे आपने अभी अभी क्या किया, इस कंटेनर में पानी भरा तो बिल्कुल ये ऐसे स्ट्रेट नजर नहीं आएगा आपको, ठीक है, बिल्कुल ये देखो सीधा है यहां से, ऐसे नजर नहीं आएगा, कॉनकेव टाइप का नजर आएगा। कैसे सर? और ये होता है नेचुरली, देखो ऐसे थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर को देखने को देखो कॉनकेव है, इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। ये कब नजर होगा? जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, तो उसका मेनिस्कस क्या होगा, फ्री सरफेस, जो अपर सरफेस होता है लिक्विड का, उसकी शेप कैसे नजर आएगी, ऐसे समझो ना, है ना, अपर सरफेस की जो शेप है वो कॉनकेव टाइप की नजर आएगी, दिख रहा है आपको, देखो ऊपर से देखने पे, देखो एयर साइड से देखने पे कॉनकेव है कि नहीं है, ये याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसमें चलते हैं, अगर आपका थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल बन गया आपका 90 डिग्री से ज्यादा हो गया भाई, 90 से आगे जितने भी एंगल आएंगे, 120 आएंगे, जो भी आएगा, मतलब उस हर एंगल पे आपने क्या करना है, इस टाइप का जो लिक्विड होता है डज नॉट वेट, है ना, दिस टाइप ऑफ लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस बिकॉज दैट इज वेरी वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सॉलिड सरफेस, मतलब उतना ज्यादा जो सॉलिड सरफेस होते हैं इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं लिक्विड को। तो इस टाइप के जो लिक्विड्स होते हैं, जिस भी सरफेस में, कंटेनर में, सॉलिड सरफेस के अंदर उसको फिल किया जाता है, तो उस कंडीशन में वो उस सरफेस को वेट नहीं कर पाते हैं। कैसे सर? मतलब आपने देखा मरकरी का यूज करा है कभी? मरकरी को आप किसी भी सरफेस में डालो, वो उसके सरफेस पे चिपकेगी ही नहीं, वो उसको वेट करेगी ही नहीं। या फिर आप ऐसे करो कि उस सरफेस के अंदर एक ग्रीस नहीं होता है, ग्रीस, ग्रीस इज समथिंग लाइक इस तरीके का लिक्विड, मतलब इस तरीके की चिकना चिकना स्मूथ स्मूथ एकदम, वो अगर आप उसको किसी सरफेस पे लगा दो ग्रीस को, तो वो बिल्कुल उसको चिकना बना देता है, एकदम स्मूथ बना देता है, और फिर उसमें पानी डालो तो वो जिस सरफेस पे आपने ग्रीस किया है उस पर चिपकेगा ही नहीं, पानी बिल्कुल भी ठहरेगा नहीं, एक भी ड्रॉप उस पर ठहरेगी नहीं, जैसे मरकरी के केस में होता है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो, दिस इज फॉर मरकरी एंड ग्रीसी सरफेस भी आप मान सकते हो, ठीक है, ठीक है, ऐसे ग्रीसी सरफेस, है ना, कोई भी आज सॉलिड इस तरीके का कंटेनर लेंगे जिसमें ग्रीस किया हुआ होगा, उसमें आप वाटर डालें और उसके बाद क्या होगा कि वो उस पर नहीं चिपकेगा, वो वेट नहीं करेगा, बात खत्म। क्योंकि इस केस में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं और जिस कंटेनर में आपने उसको फिल किया, उसका सॉलिड जो सरफेस है वो उसको उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। ओके, सो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि भाई हियर लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस बिकॉज ऑफ, हाँ, दिस इज वीकली, ठीक है, वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सॉलिड सरफेस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये पॉइंट आप याद रखें। अब इसका मेनिस्कस कैसे दिख रहा है, देखो इसका सरफेस ऐसे ना होके ऐसे है, ठीक है, ये वो ऊपर से आप देखोगे तो एक कॉनकेव टाइप का है, लेकिन ऐसे देखोगे तो कॉन्वेक्स टाइप का, इतना तो पता है हमें, ठीक है। तो इसका सरफेस देखो ऊपर को उठा हुआ आपको कुछ नजर आ रहा है, मतलब यहां पे बना रहा हूं मैं, मतलब इसका जो मेनिस्कस आपको दिखाई देगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, देखो, है ना, ऊपर से देखो एयर साइड से, तो एयर, ये लिक्विड होगा इस तरीके से, ठीक है, लेकिन आप उधर से देखोगे तो देखो ये कॉन्वेक्स टाइप का है, तो उसका जो मेनिस्कस आपको नजर आएगा बॉस, दिस इज कॉन्वेक्स टाइप का, मतलब शेप ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड जो बनने वाली है, दैट इज कॉन्वेक्स टाइप ऑफ शेप। ओके, सो कूल, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि यार सर इसमें अब हम देख के ही बता सकते हैं भी कौन सा लिक्विड सरफेस को वेट करेगा और कौन सा वेट नहीं करेगा, और किसका सरफेस कैसा होगा, किस तरीके का सरफेस नजर आने वाला है। अब एक बात आप सोच रहे होंगे कि यार सर आपने एंगल की बात करी है लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90, अगर थीटा 90 हो जाए तो
अगर थीटा 90, वैसे तो ये बहुत रेयर केस होता है, बहुत रेयर केस होता है, ठीक है, हम नॉर्मली इसका प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं, मतलब उसके लिए हमें कंडीशनल चीजों पे आना पड़ेगा कि किस टाइप का कंटेनर आप यूज कर रहे हो, प्योर वाटर का आप यूज कर रहे हो और उस प्योर वाटर को भी किस कंटेनर में आप डाल रहे हो, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। बट फिर भी अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो जब ये 90 होगा तो देखो ऑब्वियस है, मैं यहीं पे बता रहा हूं आपको, देखो ऑब्वियस है, अगर इस कंटेनर में मैंने पानी भरा तो बिल्कुल ऐसा प्लेन नजर आएगा। और आपने नॉर्मली देखा होगा बिल्कुल प्लेन कभी नहीं होता। आप बोतल में देखो, किसी ग्लास में पानी भर लो, बोतल में पानी भर लो, तो वो थोड़ा सा कॉनकेव टाइप का नजर आता है नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि हम मरकरी का थोड़ा यूज करते हैं, हम तो पानी का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर आप इसके फ्री सरफेस को ध्यान से देखेंगे तो इसका बिल्कुल फ्री सरफेस ये है, बिल्कुल प्लेन टाइप का नहीं नजर आ रहा है। तो इधर एयर है तो एक टेंजेंट तो इधर हो गई, और ये लिक्विड इस कंटेनर का ये सॉलिड सरफेस है, इसके अंदर एक टेंजेंट इधर हो गई। तो देखो ये एंगल कितना नजर आ रहा है आपको, 90 डिग्री। तो इसका जो मेनिस्कस है वो एकदम प्लेन नजर आएगा आपको, प्लेन, ठीक है, एकदम प्लेन टाइप का नजर आएगा। ऐसे समझना, बस इतना सफिशिएंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल ऑफ कांटेक्ट। आपने बनाना कैसे है, पहचानना कैसे है, उससे क्या हो सकता है, मेनिस्कस पे क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, इट डिसाइड द शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस, कि वो कनकेव टाइप का होगा, कॉन्वेक्स टाइप का होगा, या किस टाइप का होगा, प्लेन टाइप का होगा। क्लियर है बॉस? अब इसका यूज करने वाले हम आगे आने वाले कंसेप्ट पे, तो बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया, इतना दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। ओके, आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं। बताओ, है डायरेक्ट न्यूमेरिकल, एक्सेस प्रेशर। कम ऑन गाइस, एक्सेस प्रेशर की बात करने वाले हैं। तो ये सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यार, वो भी आपको बता देता हूं। डिपेंडेंसी क्या है थीटा की, मतलब जो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो किस किस फैक्टर पे इंपॉर्टेंटली डिपेंड करता है और किस वजह से उसमें चेंजेस आ सकते हैं। दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। तो एक पॉइंट तो आप अपने दिमाग में हमेशा मान के चले कि आप जब भी कभी लिक्विड को, जब भी आप किसी ऐसे सरफेस में फिलअप करते हैं कि जो ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, जो ग्लास का बना हुआ है, ओके, तो उसका जो एक्यूट एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री से कम हो, मतलब जो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, मतलब जो उसका एक्यूट एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री से कम होने वाला है, ठीक है। ये आपने बिल्कुल क्लियर रखना है। मतलब उसका जो सरफेस बनेगा, उसका जो मेनिस्कस बनेगा, वो हमेशा आप इसको याद रख सकते हो कि वो कॉनकेव टाइप का बनने वाला है। सिंपल है, ठीक है। अब वो बोलता है कि यार अगर एक्यूट एंगल बन रहा है, मतलब थीटा 90 डिग्री से कम बन रहा है, तो अगर उसने क्लियर बोलता है कि भाई थीटा 90 डिग्री से कम बना है, तो लिक्विड को आप किसी भी टाइप के सॉलिड सरफेस में फिल कर दो तो हमेशा उसका मेनिस्कस जो बनने वाला है कॉनकेव टाइप का ही बनेगा। ये चीज तो आप पहले से याद रखेंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिपेंडेंसी की, डिपेंडेंसी ऑफ थीटा, ठीक है। तो देखो भाई, उसने बोला थीटा जो होता है, मतलब जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो डिक्रीज करता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है इसका जिसको आपने याद रखना है। एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, थीटा डिक्रीजेस, थीटा धीरे धीरे आपका डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। और उसने बोला थीटा आपका डिक्रीज करता है विद एडिशन ऑफ सॉल्ट एंड डिटर्जेंट, मतलब अगर आप लिक्विड में, पानी में एक तरीके से सॉल्ट और डिटर्जेंट को मिक्स कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो भी उसका थीटा डिक्रीज करता है। बट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंटली थीटा इंक्रीजेस विद एडिशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। अगर आप शुगर और सॉल्ट को ऐड करोगे तो उसके ऐड करने से थीटा इंक्रीज करने लगता है बॉस, ना कि डिक्रीज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर को बढ़ाने से डिक्रीज करेगा, सॉल्ट एंड डिटर्जेंट को अगर आप ऐड कर रहे हो तो डिक्रीज करेगा, लेकिन इंक्रीज करेगा अगर आप शुगर और सॉल्ट को ऐड कर रहे हो। सिंपल है, इतना पॉइंट याद रख सकते हो। यस, अब यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। द मेन इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कंसेप्ट है, मेन अच्छे तरीके से हम यहां पे पढ़ने वाले हैं एक्सेस प्रेशर के कॉन्सेप्ट को। उसके बाद जल्दी से बात कर लेंगे हम अपना कैपिलरी राइज, उसका फॉर्मूला, उसके एप्लीकेशन, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, वो हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक्सेस प्रेशर आप सबको पता है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे एग्जाम के वास्ते। ओके गाइस, सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास, जिसके लिए हमने अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट को समझा है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब बेसिकली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसका जो जितना नॉलेज हमें चाहिए एटलीस्ट बेसिक तौर पे, कि आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उससे ज्यादा डिटेल एनालिसिस में आपने जाना भी नहीं है, ठीक है। उतनी सी नॉलेज अगर आपको रहेगी तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी और आपको कंसेप्ट समझने में तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यार एक्सेस प्रेशर का मीनिंग क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा है डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब प्रेशर डिफरेंस की बात कर रहा है, तो वो बेसिकली प्रेशर के डिफरेंस की बात कर रहा है। अब वो प्रेशर डिफरेंस भाई कहां पे कर रहा होगा, किस तरीके से कर रहा होगा? जैसे हम लिक्विड ड्रॉप की बात करते हैं या फिर लिक्विड को किसी कंटेनर में फिल कर देते हैं, तो
आउटसाइड अलग होता है, इनसाइड प्रेशर अलग होता है। बबल की बात करते हो आप, जो सॉफ्ट बबल आप क्रिएट करते हो उसकी आप बात करते हो, तो कैसे आप डिफाइन करने वाले हो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली यू कैन से एक्सेस प्रेशर इज समथिंग कि लिक्विड के अंदर, है ना, लिक्विड का जो भी होगा, मतलब जो भी आप लिक्विड ड्रॉप की बात करो, सॉफ्ट बबल की बात करो, उसके अंदर एक एडिशनल जो प्रेशर क्रिएट हो जाता है उसकी बैलेंसिंग करने के लिए। किस तरीके से, मतलब सर क्या कह रहे हो, देखो ध्यान से समझना। अगर मैं इस तरीके से बात करूं, सपोज करो मेरे पास ये एक ड्रॉप है ना, ये एक ड्रॉप है और ये लिक्विड है, इधर लिक्विड है। तो यार एक बात बताओ, ये गोल गोल क्यों बनती है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन को हम बहुत बढ़िया तरीके से सीख चुके हैं, और उसी का सारा खेल होता था कि भाई ये क्या करता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन ये अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो ये इसको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और बाहर से भी प्रेशर लग रहा है एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, और अंदर सरफेस टेंशन का भी फोर्स है। तो लिक्विड देखो ना, इधर से भी फोर्स लग रहा है और लिक्विड भी उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ड्यू टू सरफेस टेंशन कोई भी लिक्विड सरफेस हमेशा क्या चाहता है, अपने एरिया को मिनिमम करना चाहता है। ड्यू टू सरफेस टेंशन, मतलब सरफेस टेंशन का मतलब उसके फोर्स की वजह से वो ऐसे ऐसे मिनिमम कर रहा है, और बाहर से भी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसकी वजह से फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में तो लग रहे हैं। देखो अंदर को एक फोर्स लग रहा है जो सरफेस टेंशन का फोर्स है, एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो भाई देखो दोनों अंदर को लग रहे हैं, तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, सरफेस को पूरे को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो लिक्विड का फोर्स होगा, ठीक है, वो बाहर को लगेगा, मतलब इनके अपोजिट लगेगा, इस तरीके से लगेगा, और इनको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो बैलेंस भी तो रहना चाहता है, मिनिमम एरिया मेंटेन करना है, तो इक्विलिब्रियम में तो आना पड़ेगा। तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स है जो अंदर को उसको मिनिमम करने की कोशिश कर रहा है, और बाहर से भी जो फोर्स लग रहा है, उनका जो सम है दैट मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू द लिक्विड इनसाइड। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन, और इसकी वजह से इसका प्रेशर, इसकी वजह से इसका प्रेशर, इसकी वजह से इसका प्रेशर, मतलब वो कहता है कि एक एडिशनल प्रेशर यहां पे क्रिएट हो गया, जिसको हमने नाम दिया एक्सेस प्रेशर। इसी के अंदर एक एडिशनल प्रेशर हो गया इसकी वजह से। मतलब आप सीधी सी बात करोगे, मान ले कोई सरफेस है, ऐसे समझो आप, ये कोई सरफेस है, तो हमें पता है एक अंदर से लग रहा है और एक प्रेशर बाहर से लग रहा है, तो एक आउटसाइड से लग रहा है और एक इनसाइड से लग रहा है प्रेशर, कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो एडिशनल प्रेशर एक क्रिएट हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जो एडिशनल प्रेशर क्रिएट हुआ है अंदर, है ना, उसको बोलते हैं डेल्टा पी, और उसको लिखते हैं, किस तरीके से लिखोगे आप, इनसाइड माइनस दैट इज आउटसाइड, है ना, इस तरीके से लिखेंगे आप, इनसाइड माइनस आउटसाइड। अब वो इनसाइड किस तरीके से डिपेंड करेगा कि कौन सा इनसाइड है, किस तरीके से आउटसाइड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिपेंड करते हैं उसको, एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, उसका जो सरफेस बन रहा है, उसका जो मेनिस्कस बन रहा है, वो किस टाइप का, किस साइड से बन रहा है, कॉनकेव किस साइड है, कॉन्वेक्स सरफेस किस साइड है, उसको देख लेंगे और मस्त तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस का मीनिंग क्या है। तो उसने बोला इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड का प्रेशर, इसी डिफरेंस को बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, ठीक है, कूल है बॉस। तो इस तरीके से बस थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली में एक्सेस प्रेशर, मतलब उसके अंदर जो प्रेशर है उसके बाहर जो प्रेशर, उनका जो डिफरेंस होगा उसको एक्सेस प्रेशर का फिलहाल नाम दिया गया है। अब आप डिसाइड कैसे करोगे कि सर कहां पे ज्यादा हो रहा है, कहां पे कम हो रहा है, हमें पता कैसे चलेगा? चलो कम ऑन, वापस आ जाओ जिंदगी में, दुनिया में, है। देखो, तो अगर मैंने क्या किया दोस्तों, ध्यान से देखो, सपोज करो मैं एक लिक्विड ड्रॉप ले रहा हूं, है ना, फॉर अ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, आप समझे, लिक्विड ड्रॉप की अगर बात करो, ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो उसने बोला कि यार सर लिक्विड ड्रॉप तो ऐसी है, मैंने कहा हाँ, तो इसकी एयर साइड देखो क्या है, क्योंकि अंदर तो पानी है, देखो ना, अंदर तो वाटर है, आपका अंदर तो वाटर है, बाहर है एयर, तो एयर साइड बाहर है। जब आप बाहर से देखते हो ना, तो खुद ही सोचो यार, मेरा हाथ ऐसे है, तो ऊपर से देखने पे कैसे दिखा देगा, कॉन्वेक्स, अंदर से देखने पे कॉनकेव, और इधर तो पानी है, तो इधर से ये कॉन्वेक्स साइड का नजर आ रहा है, कॉन्वेक्स, और अंदर से देखने पे ये कॉनकेव साइड का नजर आ रहा है, देखो ये कॉनकेव है कि नहीं, ये कनकेव टाइप का है और ये कन्वेक्स टाइप का, सिंपल है। तो ये बोल रहा है कि ये सरफेस इस तरीके से बना, मतलब अंदर का जो कॉनकेव साइड का प्रेशर है उसको बोलते हैं इनसाइड, और जो बाहर कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर उसको बोलेंगे हम आउटसाइड, और बाहर एयर है केवल, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेंगे। तो वो बोल रहा है कि ये सरफेस ऐसे ही कैसे बना होगा भाई, इधर का प्रेशर ज्यादा हुआ होगा, इधर का कम हुआ होगा, तो ऐसे बन गया, अदरवाइज ये ऐसे नहीं हो जाना था,
अगर ऊपर का प्रेशर ज्यादा होता फिर ये ऐसे होता। तो ऊपर से देखने पर ये इनसाइड को नजर आएगा, कॉनकेव टाइप का नजर आएगा, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। तो देखो कॉनकेव साइड का जो प्रेशर है इनसाइड माइनस ऊपर का प्रेशर है आउटसाइड, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी। और दोस्तों उसको हम सॉल्व कर सकते हैं मैकेनिक्स का फंडे यूज करके, बैलेंस करके, बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं यहाँ पे डिराइव नहीं करके दिखा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। जब भी वो बात करेगा लिक्विड ड्रॉप की, तो ये क्लियर हुआ किस तरीके से देखना है, इनसाइड आउटसाइड कैसे देखना है। तो डेल्टा पी को आप कैसे लिखेंगे, तो लिक्विड ड्रॉप के केस में जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 2t by r, ठीक है, दिस इज 2t by r, r इज द रेडियस ऑफ दिस ड्रॉप और t इज द सरफेस टेंशन, दिस इज सरफेस यू कैन से टेंशन, ये इसका सरफेस टेंशन और इसकी रेडियस है। और ये डेल्टा पी को लिखोगे कैसे, हमें पता है भाई अंदर का प्रेशर पी आई, आउटसाइड प्रेशर एयर है, तो एयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक जिसको आप कहते हो, तो यू कैन राइट 2t by r, आप ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हो। अदरवाइज जो चेंज है एक्सेस प्रेशर है तो 2t by r है, बट जब उसको ओपन करोगे तो इनसाइड माइनस एटमॉस्फेरिक। तो अगर केवल एंड केवल आपसे लिक्विड के अंदर प्रेशर पूछे, एक्सेस ना पूछे, लिक्विड के अंदर प्रेशर, तो आप देखो इनसाइड प्रेशर निकाल सकते हो, उसको इधर लेके जाओ, तो एटमॉस्फेरिक प्लस 2t by r। So this is, here we go, and this is the important condition you have to remember, very important. In case of liquid drop, what is the excess pressure? This is really important. ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये कैसे अप्लाई करना है ये मैं सिखाऊंगा आगे, बट ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको याद रखो और किस तरीके से डिफरेंस लेना है इनसाइड माइनस आउटसाइड, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है वो धीरे धीरे और समझते जाएंगे आप, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे आपको देखो जब क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वही सो लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर होता है, उसकी हमने बात कर लिया है कि भाई क्या होता है। और अब हम बात करने वाले हैं एयर बबल की, ठीक है। तो बेसिक जो कंसेप्ट है, इसका जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में सेट हो ही चुका है ऑब्वियसली, ठीक है। अब लास्ट का ये कंसेप्ट बचता है, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि कैपिलरी एक्शन में फिर उतना टाइम लगेगा नहीं आपको, यानी उसके जो कंसेप्ट है वो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिक क्लियर हो गया, एक्सेस प्रेशर बेसिक क्लियर हो गया, भाई कैसे लिखते हैं इक्वेशन, क्या होता है और किस तरीके से हम उसका यूज करने वाले हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो कम ऑन, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सेस प्रेशर, ओके। और ये 2-3 पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये एकदम आपके माइंड में सेट होने चाहिए, माइंड में एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट इन्हीं का यूज करके इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ओके। तो एक्सेस प्रेशर की बात करेगा वो किसके अंदर सर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड, है ना, एयर बबल जो होगा आपका, एयर बबल, ठीक है। अगर वो एयर बबल की बात कर रहा है या सॉफ्ट बबल की बात कर रहा है कि नहीं, सॉफ्ट बबल की भी तो बात कर सकता है, ठीक है। तो क्या होगा सर, देखो मान लिया ये एक बबल है आपके पास, ठीक है, और इसके अंदर भी एयर है और इसके बाहर की साइड में भी एयर है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर क्रिएट होगा, है ना, आपको पता है एक्सेस प्रेशर चेंज निकालते हैं हम, यानी इसके अंदर तो डेल्टा पी होगा, डेल्टा पी वो क्या होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्टेक्ट है एयर के इंटरफेस के साथ इसके, तो एयर बाहर से भी है और एयर अंदर से भी है, क्योंकि एयर बबल है। जबकि लिक्विड के केस में क्या हुआ था, याद करो, इधर तो लिक्विड है, इधर तो लिक्विड है, एयर केवल इस साइड में है, तो इसका एक ही एरिया है जो एयर के कॉन्टेक्ट में है, इसलिए इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर हम लेते थे, है ना, याद आया कुछ, क्योंकि अंदर तो लिक्विड हो गया ना भाई, एक ही साइड में एयर का सरफेस है, तो उसका जो आंसर निकल के आएगा एक्सेस प्रेशर, दैट इज इक्वल टू 2t by r, वेयर r इज दिस रेडियस ऑफ दिस ड्रॉप, ठीक है, t इज द सरफेस टेंशन। और एक्सेस प्रेशर को आप कैसे लिखते थे, देखो इसकी कॉनकेव साइड देखो किधर है ना, तो ये देखो ये वाला सरफेस जो कर्व सरफेस आपका, इसको ऐसे मान लो, और अंदर से देखने पे कॉनकेव है, बाहर से देखने पे कॉन्वेक्स है, तो अंदर वाला प्रेशर पी आई और बाहर वाला प्रेशर पी ए ले लो, तो हम लिखते थे इनसाइड माइनस आउटसाइड, मतलब कॉनकेव साइड का प्रेशर माइनस कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर, ठीक है। तो इसको आप लिखते थे और ये एटमॉस्फेरिक होता था, तो 2t by r सिंपल है, मतलब आउटसाइड एयर है तो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बात करता है, मतलब ये ऑलरेडी क्लियर है। अब देखो इसी से रिलेट करा दो यार कि अंदर भी एयर और बाहर भी एयर, तो बस इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा बबल के अंदर जब बात करेगा तो दैट इज 4t by r, इससे डबल होता है,
ऐसे याद रखो, इससे डबल होता है। डिराइव करने की जरूरत नहीं है आपको, बोर्ड एग्जाम थोड़ा ही देने जा रहे हो, डिराइव नहीं करना है, आप डायरेक्ट समझेंगे, डायरेक्ट याद करेंगे, डायरेक्ट एप्लीकेशन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज सरफेस टेंशन, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस बबल एंड हाउ यू कैन राइट दिस चेंज, दिस इज द एक्सेस प्रेशर। अगर बात करेगा एक्सेस प्रेशर की तो डायरेक्ट 40/R बात करेगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि इसके इनसाइड प्रेशर बताओ कितना है, ये तो पूछा है एक्सेस प्रेशर, लेकिन इसके इन अंदर वाला प्रेशर कितना है, इनसाइड कितना है, तो इसको आप कैसे लिखोगे भाई? देखो ना, ये भी अगर आप इसको अंदर से देखोगे तो ये कॉनकेव अंदर से है और बाहर से कॉन्वेक्स है, तो बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, तो इनसाइड माइनस आउटसाइड दैट इज एटमॉस्फेरिक, दैट इज 4T/R। इसको आप इधर लेके जाओ तो P इनसाइड आ जाएगा PA प्लस 4T/R। तो अंदर नेट प्रेशर इतना होगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्लस सरफेस टेंशन की वजह से जो आ रहा है 4T/R, ठीक है। तो ये जो सम है ये इनसाइड प्रेशर देगा आपको। लेकिन अगर एक्सेस पूछ रहा है तो एक्सेस का मतलब होता है इनसाइड और आउटसाइड का चेंज, लेकिन अगर इनसाइड केवल पूछ रहा है तो फिर वो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें ऐड करना पड़ेगा 40/R में, मतलब यहां से वैल्यू आपको इनसाइड ही निकालनी पड़ेगी। और सिमिलरली आप यहां से भी निकाल सकते हैं, अगर लिक्विड ड्रॉप के अंदर निकालना चाह रहे हो तो एटमॉस्फेरिक प्लस यहाँ पे 2T/R आ जाएगा। बस इतना तो आप समझ ही जाओगे यार, ठीक है। तो ये एयर बबल है, मतलब जो सॉफ्ट बबल है आपको वो एयर में है, इसके आसपास बाहर का रीजन एयर है। अभी इसी में वो ऐसे भी कर सकता है कि एयर बबल, ठीक है, अगर वो एयर बबल को इनसाइड लिक्विड कर दे, लिक्विड के अंदर रख दे, समझ रहा, जैसे ऐसे लिख दिया उसने कि भाई यहाँ पे एयर बबल है हमारी, ये है, और इसके आसपास तो लिक्विड है जी, ठीक है, ऐसे कर दिया उसने, ऐसे, ठीक है, सिंपली ऐसे मान के चलो आप। तो एयर बबल ये रहा और इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर केवल एयर है क्योंकि इसके बाहर तो लिक्विड हो चुका है। अब तो एक ही सरफेस बचा हुआ इसके पास जो एयर के कांटेक्ट में है, वो भी अंदर से, बाहर तो लिक्विड आ चुका है। तो अब एयर बबल का जो, अगर यहाँ पे नॉर्मली जब आप एयर में बबल की, सॉफ्ट बबल की बात करते हैं, जैसे हम वो एक छोटी सी स्टिक लेके सॉफ्ट सोल्यूशन तैयार करके फूक मारते थे, एयर ब्लो करते थे, तो जो बबल नहीं बना देते हम, है ना, बबल बनाते हैं, तो अगर एयर में बन रहा है, जो सॉफ्ट बबल है वो एयर में बन रहा है, तो 4T/R लेते हैं। लेकिन अगर वो लिक्विड के अंदर एयर बबल बन गया तो अंदर एयर है, बाहर लिक्विड है, अब इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा, नाउ यू हैव टू राइट डाउन 2T/R। अब चूंकि एक ही एरिया है इसका, एक ही सरफेस है जो एयर के कांटेक्ट में, वो भी अंदर वाला, क्योंकि बाहर इस बबल के लिक्विड आ चुका है। सो ये आपने अब लिखना है, ठीक है। और इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, कभी कभी ऐसे भी बात करता है वो, होप्स आप समझ गए होंगे क्या है कंडीशन, नो प्रॉब्लम। अब इसमें ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस रिजल्ट पे आप ध्यान दें और मस्त तरीके से आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, कूल। अब वो बोलता है कि अगर ये एयर बबल डेप्थ में है, किसी डेप्थ में है ना, इफ यू कैन राइट एयर बबल इज एट एनी डेप्थ, अगर ये एयर बबल आपका डेप्थ पे है, देखो कैसे, तो सपोज करो इस तरीके का एक कंटेनर है और एयर बबल बिल्कुल यहां पे रखा हुआ है, इसके आसपास तो लिक्विड ही होगा ऑब्वियसली, देख लो लिक्विड ही है इसके आसपास, नो प्रॉब्लम, लिक्विड ही है, देखो। तो अब हमने क्या करना है, चूंकि ये तो एयर है, इसके अंदर तो एयर है लेकिन बाहर तो लिक्विड है, तो एक यही वाला फॉर्मूला यूज हो गया, तो क्लियर है, एक्सेस प्रेशर के लिए, ठीक है। लेकिन चूंकि इसके ऊपर पानी है और किसी डेप्थ तक है, लेट्स सी ये डेप्थ h है और पानी की जो डेंसिटी है वो रो है, तो एक एडिशनल प्रेशर भी तो आ गया, ρGH, मतलब बाहर से इस पे एक एडिशनल प्रेशर भी एक्ट कर रहा होगा। तो अगर हम लिखें इसके अंदर कितना प्रेशर है, इस बबल के अंदर, इनसाइड प्रेशर, तो इसके जो इनसाइड प्रेशर होगा कैसे लिखोगे आप, यहां से निकाल लो, देखो इनसाइड को कैसे निकालोगे, इनसाइड माइनस आउटसाइड। अब आउटसाइड दो प्रेशर है इसके पास, ठीक है, तो पहले तो मैं एटमॉस्फेरिक एज इट इज लिख ही लेता हूं, ठीक है। तो इसको नॉर्मली लिखते थे आप, तो आप क्या लिखोगे, ये PA इधर जाएगा तो PA आ गया प्लस, ठीक है। अब चूंकि डेप्थ भी है, किसी डेप्थ में है नीचे, पानी में है नीचे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट भाई थोड़ा ध्यान रखना है आपने, जब भी आपको बबल की डेप्थ दे रखी हो, किसी कंटेनर में पानी के अंदर एक एयर बबल बन रहा है, उसकी डेप्थ है, तो उस डेप्थ की वजह से प्रेशर हो गया, यानी ρGH प्लस जो सरफेस टेंशन वाला एज इट इज, ये तो रहेगा ही रहेगा 2T/R। तब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ये कब यूज करोगे, जब आपसे इनसाइड द बबल पूछेगा प्रेशर, इनसाइड द बबल, तो दिस इज द नेट रिजल्ट, यू हैव टू रिमेंबर। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं,
वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब जो हम कैपिलरी राइज सीखेंगे उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने हैं वो क्या है, इन पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे अभी करेंगे, ठीक है, अभी करेंगे, टेंशन नहीं है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आ सकता है, और कैसे आप उसको इजिली क्रैक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वो सब आपको बताने वाला हूं। बस ये पॉइंट आपका दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब जल्दी से रिपीट कर लो उसको कि भाई अगर लिक्विड ड्रॉप है उसके अंदर एक्सेस प्रेशर की बात कर रहा है तो 2T/R, लेकिन एयर बबल है, अगर मतलब सॉफ्ट बबल इन एयर है तो 4T/R, लेकिन अगर वही एयर बबल पानी के अंदर है तो 2T/R। समझिए, एक्सेस की बात कर रहा हूं। अगर उसके अंदर प्रेशर निकालना होगा तो भाई वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको जैसे 40/R या फिर 2T/R में एड अप करना पड़ेगा। अब वो तो समझ जाएंगे। और अगर आपका एयर बबल किसी डेप्थ पे है और उसके अंदर प्रेशर निकालना है तो एटमॉस्फेरिक प्लस ρgs प्लस 2T/R यूज करना पड़ेगा मस्त तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अब एक और पॉइंट है, जल्दी से उसको डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि कैपिलरी राइज वाले कंसेप्ट में उसी का यूज होने वाला है, दैट्स व्हाई राज की बात है कि नहीं। ओके, ये सब बात करने वाले हैं एक्सेस प्रेशर फॉर फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। सर मतलब क्या बात कर रहे हो, तो एक्सेस प्रेशर की ही बात कर रहे हैं। हमें पता है एक्सेस प्रेशर क्या होता है भाई, हमें पता है हम इसको चेंज निकालते हैं भाई, ठीक है, अभी हमने चेक किया है। लेकिन वो बोलता है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब कैसे, जैसे कोई भी आपने एक बीकर ले लिया, कंटेनर ले लिया, एक वेसल ले लिया और उसमें पानी वानी भर दिया, कोई भी लिक्विड आपने फिलअप किया, तो इट विल डिपेंड अपॉन कि लिक्विड का मेनिस्कस कैसा है। जैसे कॉनकेव टाइप का मेनिस्कस है, दो ही टाइप के मेनिस्कस हमने देखे, प्लेन भी देखा है हमने, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो वो मेनिस्कस कैसा है, मतलब देखो नॉर्मली अगर आप सपोज करो एक वेसल आपने ये लिया है और इसमें इस तरीके से मेनिस्कस आपको पानी का दिख रहा है, फ्री सरफेस जो होता है देखो इस तरीके से दिख रहा है। तो यार जब भी इस तरीके का सरफेस आपको दिखे, ध्यान से समझना, तो देखो ये जो पानी का सरफेस ऐसे दिख रहा है, ऊपर से देखने पे, इधर एयर साइड से देखने पे कैसा है, ये कनकेव टाइप का है, और अंदर से देखने पे कॉन्वेक्स टाइप का है कि नहीं। तो कम ऑन, यहां पे भी एक्सेस प्रेशर होगा, ध्यान से समझना। हम क्या देखते हैं, जब भी कभी फ्री सरफेस हो गया एक तरीके से, देखो ओपन टू एटमॉस्फेयर है और इसका सरफेस एक कर्व्ड सरफेस टाइप का दिख रहा है आपको, फ्री सरफेस ये वाला, अब आपको क्लियर होगा। तो इस सरफेस के जस्ट ऊपर एक पॉइंट लो और इसके जस्ट नीचे एक पॉइंट लो, ठीक है। तो जस्ट नीचे और जस्ट ऊपर वाला एक पॉइंट आपने लेना है। अब आपने ये देखना है यहाँ पे कौन सा इनसाइड का काम करेगा, कौन सा आउटसाइड का काम करेगा। तो सबसे पहले ये पहचान ले करो इस सरफेस का कॉनकेव वाला किधर है, कॉन्वेक्स वाला किधर है। तो ये ऐसे है, देखो ये कॉनकेव होगा जो नीचे को दबा हुआ है एक तरीके से, तो ये वाली जो साइड है ये कॉनकेव है, ये तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, और ये अंदर वाली इधर वाली जो साइड है वो कॉन्वेक्स है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें यहां पे बताना पड़े कि भाई एक्सेस प्रेशर यहां पे कितना होगा, तो कॉनकेव साइड से एक्सेस प्रेशर क्रिएट होता है, इधर से, ये ध्यान देना भाई, ठीक है, इधर से एक्सेस प्रेशर आपका क्रिएट होगा। तो वो जस्ट इसके आउटसाइड जो पॉइंट ए है और जस्ट इनसाइड जो पॉइंट बी है, इनका प्रेशर डिफरेंस होता है। और जब भी कॉनकेव साइड में एक्सेस प्रेशर इधर से काम करेगा, यानी डेल्टा पी, यू हैव टू राइट डाउन फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन 2T/R। आर क्या है, इसके मेनिस्कस की रेडियस, जो इसका मेनिस्कस होगा कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखो इसकी रेडियस होगी कुछ यहां से यहां तक, ये इसकी रेडियस होगी, है ना, रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ मेनिस्कस ऑफ लिक्विड सरफेस, ठीक है, जो लिक्विड है, ठीक है, जो लिक्विड का सरफेस की जो शेप होती है ना उसको उसका मेनिस्कस कहते हैं, बात खत्म, ठीक है। तो सिंपल उसकी रेडियस है ये। तो इसको हम लिखेंगे कैसे है भाई, ये तो चेंज है ना, एक्सेस प्रेशर है तो चेंज है, तो किसका चेंज है, किन दो पॉइंट के प्रेशर का चेंज है। देखो जो इस कॉनकेव साइड में पॉइंट होगा, जस्ट बाहर कॉनकेव साइड में, यानी उसका प्रेशर, माइनस, और जो अंदर वाला होगा कॉन्वेक्स साइड में उसका प्रेशर, इन दोनों का डिफरेंस है, दैट इज 2T/R, ठीक है, इस तरीके से। यानी अगर आप ए साइड में प्रेशर निकालना चाहते हो तो देख सकते हो आप PB प्लस 2T/R, और ए साइड का प्रेशर जो है वो बी से ज्यादा है, इसलिए एक्सेस प्रेशर ऊपर से ऐसे लग रहा होगा। क्लियर पॉइंट हुआ, ऊपर से आपका एक्सेस प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यार, डायरेक्ट, बिल्कुल, है ना। बस आपने सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना मस्त तरीके से। तो बस आपने देखना कॉनकेव साइड किधर है, सिंपल है, वो एयर साइड में भी हो सकती है और लिक्विड साइड में भी हो सकती है, दैट विल डिपेंड अपॉन द मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड सरफेस। क्लियर है, तो उस पर डिपेंड करेगा। अब दूसरा देखते हैं सर, ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। अगर ये वाली सिचुएशन आ गई तो आप खुद देख लेंगे। देखो मान लिया लिक्विड का सरफेस ऐसा नजर आ रहा है आपको, तो मरकरी के केस में ऐसे ही तो होता है? मरकरी के केस में ऐसे ही होता है, देख लो ये वाला नजर है, ये लिक्विड है। तो आपने देखा यार इसका जो सरफेस है, अगर मैं बाहर से देखूं अभी ये कॉन्वेक्स टाइप का नजर आ रहा है और अंदर से देखने पे ये कॉनकेव है, तो बस यही तो मेन पॉइंट था, ठीक है। तो इस सरफेस के जस्ट नीचे एक पॉइंट ले लो, दैट इज लेट्स सी C, और इसके बाहर एक पॉइंट ले लो, लेट्स सी D।
सिंपल। तो हमें पता है भाई कॉनकेव साइड अंदर है की बार पानी वाली साइड में है, जिधर को लिक्विड है उसकी साइड में है, तो एक्सेस प्रेशर इधर से एक्ट करेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे एक्सेस प्रेशर? अभी भी 2T आ रही है क्योंकि एक ही सरफेस है ऊपर से जो एयर के कांटेक्ट में, तो लेंगे तो 2T आ रही इसमें भी। लेकिन जैसे यहां पे ए में से बी को प्रेशर को सब्ट्रैक्ट किया, यहां पे किससे करेंगे? चूंकि अब अंदर की साइड में है सी, कॉनकेव साइड में है सी और कॉन्वेक्स साइड में है डी, तो यहां पे हम लेंगे अब पीसी माइनस पीडी, जबकि यहां पे हमने जो एयर साइड में था उसमें से सब्ट्रैक्ट किया था लिक्विड वाले को, जबकि यहां पे लिक्विड वाले पॉइंट से जो एयर साइड में पॉइंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। बस ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। एंड दैट इज 2T/R। सो पीसी यानी अगर अंदर वाले पॉइंट पे निकालना है इस पे, तो ये बन जाएगा पीडी प्लस 2T/R। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो होप सो गाइस आपने इसको समझा होगा मस्त तरीके से, क्या इसका बेसिक लॉजिक, क्या इसका बेसिक पॉइंट, किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से इक्वेशन लिखनी है, ये सब अब आपको याद होना चाहिए बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे तुम टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल सब करेंगे। पहले इसके सारे कंसेप्ट एक बार अच्छे से आप देख लो, एक बार आपके सारे कंसेप्ट, फंडामेंटल फॉर्मूलाज, कंसेप्ट वो आपको याद हो गए, आपको लिखने आ गए। न्यूमेरिकल तो हम उड़ा ही डालेंगे यार, हर कैटेगरी क्वेश्चन जो भी हमारे एग्जाम में आता है, आया हुआ है, वो सब हम कर डालेंगे, नो प्रॉब्लम, इजिली, मस्त तरीके से। ठीक है, अब जल्दी से मैं बात कर लेता हूँ कैपिलरी राइज, क्योंकि अब उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे, उसको बिल्कुल भी उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो अगर ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे कि हाउ टू राइट डाउन द प्रेशर डिफरेंस, और किस वाले उस सरफेस के ऊपर और नीचे वाले पॉइंट में से किस में से प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए, एक्सेस प्रेशर निकालने के लिए किस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब ऊपर वाले पॉइंट से या नीचे वाले या फिर ऊपर वाले, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। वो डिपेंड करेगा मेनिस्कस कैसा है। तो हमेशा याद रखना कैसा भी मेनिस्कस है, जो कॉनकेव साइड का पॉइंट है उसके प्रेशर में से कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर को सब्ट्रैक्ट करना है, बात खत्म हो जाती है। इतना बात समझ में आई? यस, कम ऑन, आगे बढ़े, कैपिलरी राइज पे चले। उसके बाद न्यूमेरिकल लास्ट में सारे डिस्कस करूंगा, हर कैटेगरी करूंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो इससे जल्दी से बात करते हैं इस लास्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिलरी राइज, मतलब हम एच की बात कर रहे हैं, मतलब ये कैपिलरिटी क्या होता है बेसिकली, सबसे आपको ये समझना पड़ेगा। तो कैपिलरी है क्या, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा। जल्दी से 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली आपको बिल्कुल भी नहीं चीज आना है बॉस। ठीक है, तो जो उसका मेन कंसेप्ट है वो मस्त तरीके से आपको सिखाने वाला हूं। देखो, उसने बोला कैपिलरी राइज मतलब क्या है सर। सबसे पहले आप तो इसको समझो, ये क्या है भाई, कैपिलरी क्या है भाई। ठीक है, उसने बोला एक ट्यूब लेते हैं, ठीक, जिसका डायमीटर बहुत ही थिन होता है, जस्ट लाइक आर हेयर, जो हमारे बाल होते हैं ना, तो जो कैपिला होता है ना एक तरीके से, वो एक हेयर ही तो, एक हेयर को ही तो, हेयर की तरीके से तो उसको हम कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप समझ के चलेंगे कि जो कैपिलरी होता है मतलब अ ट्यूब ऑफ वेरी थिन डायामीटर इज कॉल्ड अ कैपिलरी। ठीक है, इसी को हम कैपिलरी का नाम देते हैं। मतलब जैसे हमारे बाल हैं, बिल्कुल जितने थिन हमारे बाल हैं, बिल्कुल उतनी ही लगभग उसी साइज की एक ट्यूब मानी गई है कि भाई बहुत थिन होती है, इसका डायमीटर बहुत मिनिमम होता है। तो जब इसमें हम किसी भी वाटर में इसको डिप करते हैं, इसके दोनों एंड को ओपन करके वाटर में इसको जब डिप किया जाता है, तो इसमें वाटर राइज करता है। ठीक है, वाटर राइज करता है। ठीक है, वो बोलता है जितनी ज्यादा थिन होगी उतना ज्यादा वाटर इसमें राइज करता है। ठीक है ना, तो दैट इज इंपॉर्टेंट सिचुएशन। तो उसने बोला व्हेन दिस ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स एंड डिप्ड इन ए कंटेनर हैविंग वाटर। ठीक है, एक कंटेनर में जिसमें वाटर है, उसमें जब इसको डिप किया जा रहा है, वाटर राइजेज इन इट अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे को जा रहा है, लेकिन वाटर फिर भी ऊपर को जा रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे को खींचने की कोशिश कर रहा है, और वाटर अपने आप उसके अगेंस्ट राइज कर रहा है। तो कमाल की फिनोमेना ये देखने को मिली कि अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर ऊपर को राइज कर रहा है। ठीक है यार, ये तो कमाल की चीज नहीं हो गई। ठीक है, सो कूल। तो इस एक्शन को कि जो वाटर है वो उसमें राइज कर रहा है, इसको कैपिलरिटी कहते हैं। ठीक है, जो कैपिलरी एक ट्यूब हो गई और उसमें जो एक तरीके की फिनोमेना आपको देखने को मिल रही है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर राइज कर रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। सो ड्यू टू सरफेस टेंशन ये सब कुछ खेल देखने को मिल रहा है बेसिकली। ठीक है, तो उसको कैपिलरी एक्शन कैपिलरिटी कहते हैं। और कैपिलरी राइज का मतलब कि वो उस ट्यूब के अंदर जो वाटर है, उस ट्यूब के अंदर उसके सरफेस से कितने ऊपर तक राइज कर गया है ना, उसकी हाइट को कितने ऊपर तक राइज कर गया, उसको बोलते हैं कैपिलरी राइज। वो हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली कि कितना वो राइज कर जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी ड्यू टू सरफेस टेंशन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट। ओके, सो कूल। तो दिस इज द डेफिनेशन, यू जस्ट रिमेंबर इट कि ये है क्या, लिख लिया मैंने, एक बार आप पढ़ लेंगे अपने आप से, आप समझ जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आ जाओ वापस जल्दी। उसने बोला कि कंटेनर लेते हैं सर, मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल इजीली समझना है ना, मजा आएगा। तो इजीली आप समझेंगे। देखें, उसने बोला एक ट्यूब ले ली मैंने इस तरीके से, मैंने बोला ठीक है भाई ले लेते हैं। तो ये ट्यूब आपने इस तरीके से ली है, देखो इस तरीके से ट्यूब ले ली है,
कूल 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 कूल, सुपर कूल, ओके ओके। तो जैसे ट्यूब को आपने इसमें डाला तो ये जो पानी है देखो ओपन है, इस एंड भी, ये एंड भी ओपन है और ये एंड भी ओपन है ट्यूब का। और इसको हम बड़ा इसलिए बना रहे हैं जिससे हम समझ सके, वरना बहुत वेरी फाइन होती है, वेरी थिन होती है, डायमीटर बहुत कम होता है। तो इसमें लिक्विड अपने आप राइज करना स्टार्ट करता है, ऐसे करते 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 एक समय ऐसा आएगा जब ये कहीं ना कहीं स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते मान लिया यहाँ पे स्टॉप कर गया, ठीक है, इस तरीके से वाटर रह चुकी। तो वाटर का मेनिस्कस ऊपर से एयर साइड से देखने पे कॉनकेव टाइप का नजर आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नजारा नजर आने वाला है। अब आप खुद देख सकते हो कि यार ये इसका फ्री सरफेस है, यहाँ पे कंटेनर में जो लिक्विड है ये फ्री सरफेस है इधर ये, तो इससे कितनी हाइट तक ये गया, इसी को कहते हैं इसकी कैपिलरी राइज, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दैट वैल्यू। सिंपल गाइज, वी हैव टू कैलकुलेट। अगर आपने इसको समझना है, इसको कॉन्सेप्ट को समझना है, वो भी समझ लेंगे, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज आप इसका डायरेक्ट यूज करना आपको आना चाहिए। एंड दिस इज वर्टिकली डिप्ड, है ना, ये डायरेक्ट वर्टिकली, इसको इंक्लाइंड नहीं किया अभी हमने। जब इंक्लाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे वो बताऊंगा। तो अभी आपने वर्टिकली डिप किया इसको सिंपली डायरेक्टली, ओके। तो ये जो मेनिस्कस है ना इसका, देखो ये भाई ट्यूब की अपनी अलग रेडियस होगी। जैसे अगर मैं ट्यूब की बात करूं, देखो ये ट्यूब है, तो ट्यूब का अपना डाया होगा, अपनी रेडियस होगी, लेट्स से ट्यूब की रेडियस स्मॉल आ रहा है, लेकिन ये जो मेनिस्कस है लिक्विड का ये ऐसे दिखेगा, तो उसका मेनिस्कस कहीं यहां होगा, ठीक है, समझना। अब इसको मैं अलग बना रहा हूं यहाँ पे। मान लिया ट्यूब का थोड़ा सा मैंने समझने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया, इस तरीके से समझे, और लिक्विड का मेनिस्कस ऐसे दिख रहा है आपको। तो जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो एक ऐसा बबल सा नहीं बन जाएगा। तो ये लिक्विड का मेनिस्कस है, क्योंकि यहां से यहां तक लिक्विड है, इसी को मैं बता रहा हूं आपको समझाने के लिए यहाँ पे। तो ये लिक्विड का मेनिस्कस है जो ये है, और इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, और ये इसकी रेडियस होगी जो हम लेते थे नॉर्मली, ठीक है। तो लिक्विड का मेनिस्कस एक थोड़ा सा राउंड एंड राउंड होना चाहिए, बिल्कुल एकदम राउंड एंड राउंड होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ओके। और जो ट्यूब है, ट्यूब तो ये है यहां से लेके यहां तक, तो उसका सेंटर तो कहीं यहां होगा, उसकी रेडियस तो ये होगी, ये वाली। तो दिस इज स्मॉल आर। तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, अब ध्यान से देखो, एक चीज और कमाल की देखो कि यार सर इसका जो मेनिस्कस है लिक्विड का यहाँ पे, ठीक है, तो हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनाते थे, याद करो। एंगल ऑफ कांटेक्ट इधर है एयर और ये लिक्विड का सरफेस, तो इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इधर को, और लिक्विड और सॉलिड ये जो कंटेनर है, ये जो ट्यूब है, और लिक्विड के कांटेक्ट पे यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये एंगल थीटा होता था। इसको हम बोलते थे एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है, याद है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, बिल्कुल। तो यहां पे अगर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, देखो ये वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा ही रहता है। बाय ज्योमेट्री वो आप बना सकते हो, अदरवाइज आप यू जस्ट रिमेंबर। ये छोटा सा, ये बहुत कमाल का, ये यहाँ पे ये जो बबल टाइप का बन गया है ये, यानी लिक्विड के मेनिस्कस का सेंटर यहाँ पे होता है, ट्यूब का सेंटर ये होगा, लिक्विड के मेनिस्कस का सेंटर ये होगा, क्योंकि ट्यूब का सेंटर तो ये होगा और उसकी रेडियस ये होगी, तो जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो हमें तो राइज निकालना है सर, हमें तो ये एच निकालना है सर, बिल्कुल निकालना है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं बेसिकली वैसे ही, बिल्कुल देखो ये इसका मेनिस्कस है, नो प्रॉब्लम। और देखो अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट मान लूं ए, और यहां पर कोई इसी लाइन पे सेम पॉइंट मान लूं बी, और यहां पे कोई पॉइंट मान लूं सी, तो आपको बहुत क्लियर पता है कि इसके बाहर तो एयर है, तो ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो तो एटमॉस्फेरिक होगा, और यहां से सी पॉइंट पे भी जो प्रेशर होगा वो भी एटमॉस्फेरिक होगा। और बी पॉइंट जो है, अगर वेरी वेरी क्लियरली यू कैन सी, बी पॉइंट उसी लाइन पे है जिसपे ए बी है, बी बी है और सी बी है, सेम लाइन पे प्रेशर सेम होता है। ये सब हम फ्लूइड में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ए बी 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 सी बी सेम लाइन पे रखे हुए हैं, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे ए पे प्रेशर, बी पे प्रेशर और सी पे प्रेशर सेम ही है कि नहीं है, क्योंकि ऑल द 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, और सेम लाइन पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द नेट प्रेशर एट दिस पॉइंट बी। हमें इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, ठीक है। और हमें तो एच की वैल्यू चाहिए ना, बेसिकली हमें तो एच की वैल्यू चाहिए, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एक पॉइंट आपने डायरेक्ट याद रखना है। मतलब देखो सीधी सी बात है, अगर लिक्विड इसमें राइज कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो कहीं ना कहीं जाके धीरे 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 जाके स्टॉप करेगा, राइज करना बंद हो जाएगा। मतलब इसका जो रो जी एच प्रेशर है वो कहीं ना कहीं सरफेस टेंशन वाले एक्सेस प्रेशर को कंपनसेट करेगा एक तरीके से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो ये धीरे धीरे देखो ग्रेविटी नीचे को है, ये ऊपर को ऐसे ऐसे राइज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो जाके एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा जहां पे इसका राइज होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से इसके फ्री सरफेस से यहां से ये एच हाइट ऊपर जाके यहां पे राइज करना बंद कर गया है। तो अगर आप लॉजिक भी सेट करोगे, पूरा कंसेप्ट यूज करके इसका डिराइव करने की इसको आपको जरूरत है ही नहीं, ठीक है। बस थोड़ा सा लॉजिक आपने देखना है, ये डायग्राम आपने याद रखना है, क्योंकि आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ये याद रखना है, रेडियस ऑफ ये लिक्विड का मेनिस्कस है, और स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ ट्यूब, ये याद रखना है, रेडियस ऑफ ट्यूब।
तो भाई देखो, अगर ये राइज कर रहा है सरफेस टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं एक्सेस प्रेशर क्रिएट होगा, वो एक्सेस प्रेशर जो क्रिएट होगा, इसका जो प्रेशर बन रहा है रो जी एच, उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट तो करेगा। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, अगर आपने एच निकालना है तो डायरेक्ट आप रो जी एच को 2T/R के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया मैंने पूरा, हमने ऐसे नहीं किया कि हम एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करेंगे, फिर यहाँ पे कंसीडर करेंगे, फिर इस पे प्रेशर निकालेंगे, फिर इन दोनों की हेल्प से इसको पूरा डिराइव करेंगे। वो स्टेप ही हमने हटा दिए हैं, जिससे आपके दिमाग में कंफ्यूजन ही नहीं रहे। आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी सर कैसे, एच यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2T/ρg/r, दिस इज द कैपिलरी राइज। ये एच आप यहाँ से निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, T क्या है, सरफेस टेंशन है, रो क्या है, इसमें जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी है, G तो आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, R रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, नॉट द ट्यूब रेडियस, बट वी हैव टू कन्वर्ट दिस रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ ट्यूब। हमने ट्यूब की रेडियस के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक तो ये हो गया मेनिस्कस की रेडियस के टर्म्स में, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। अब उसको देखो यहां से निकालो आप, हमें आर को चेंज करना है स्मॉल आर के टर्म्स में। देखो ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनियस है, थीटा तो ये बेस, तो यहाँ cos थीटा यूज कर लो। थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, cos थीटा आएगा बेस आर ओवर कैपिटल आर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहां से कैपिटल आर आपका आ जाएगा देखो R/cos ऑफ थीटा, और यहाँ पे आप पुट करो तो H इक्वल टू आ गया 2T, ठीक है। तो यहाँ पे रो जी और इस जगह लिखोगे R, cos थीटा ऊपर जाएगा तो cos थीटा बाय रो जी आर। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन गाइज, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ H, बेसिकली दिस इज द वैल्यू ऑफ H, दिस इज द कैपिलरी राइज, मतलब उस ट्यूब के अंदर जो वाटर राइज कर रहा है उसकी H की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। और अब किस टाइप का लिक्विड होगा, किस तरीके का मेनिस्कस बन रहा होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग एच कैसे चेंज होगा, राइज होगा, डिसेंड होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। वो कौन सी कंडीशन है, वो सब कुछ यहां से हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो 2T cos थीटा बाई रो जी आर, ये अब R जो है ये किसके टर्म्स में आ चुका है, जब cos थीटा के टर्म्स में आप ले रहे हो तो ये थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, नो प्रॉब्लम। R इज द रेडियस, ठीक है, किसकी रेडियस सर, ऑफ ट्यूब। तो हमने ट्यूब की रेडियस के टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो यार क्यों डिराइव कर रहे हो, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, क्यों उसमें अपने फंसना है कि बहुत ज्यादा टाइम देना है। आप डायरेक्ट इस पे फोकस करें कि जब भी कैपिलरी राइज की बात करेगा यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब इसका यूज कैसे करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वो सब मैंने सिखाना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तब भी सॉल्व कर लेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तब भी सॉल्व कर लेंगे, तो टेंशन ही नहीं लेने का, ठीक है ना। तो मस्त तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। बेसिक क्लियर हुआ, किस पे फोकस करना है, क्या चीज जरूरी है। अब कॉन्सेप्चुअली किस पे फोकस करेंगे, न्यूमेरिकली किस पे फोकस करेंगे, थोड़ी सी बात बची है, उसके बाद न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे। 2-3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं। ओके सो अभी हमने जल्दी से बेहतरीन तरीके से अपना कैपिलरी राइज को देख लिया, पढ़ लिया, उसको मस्त तरीके से क्या है और उसको जो रिलेशन निकल के आया है, बस उसका एप्लीकेशन करना मैंने आपको सिखाना है। और उसके बाद में उसका एक लास्ट छोटा सा प्यारा सा उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसका यूज कर लेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, मतलब हर तरह के क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सो जितने भी कंसेप्ट इस पूरे पर्टिकुलर लेक्चर में हमने सीखे उन पे डिपेंडेंट डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस हम क्रैक करने वाले हैं। ओके सो मजा आने वाला है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं जो फॉर्मूला है इसमें डिपेंडेंसी कैसे है भाई, डायरेक्ट कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि नहीं। सो कम ऑन। तो देखो H आपके पास आया था यहाँ पे अभी 2T cos ऑफ थीटा ओवर रो जी आर, क्लियर है, ये आपका H था। अब आपने देखा यार सर ये जो H है वो जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें जो लिक्विड राइज कर रहा है, ठीक है, वो उसकी हाइट है, कितनी हाइट तक वो राइज कर रहा है। सो दिस इज योर H, एक्चुअली दिस इज कैपिलरी राइज, ठीक है, ये आपका कैपिलरी राइज है, ठीक है, कूल। तो T है सरफेस टेंशन, मतलब ये जो H है ये सरफेस टेंशन पे डिपेंड करेगा, और थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज योर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये बिल्कुल आपके माइंड में होना चाहिए, ये सारी चीजें माइंड में होनी चाहिए। सो दिस इज योर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब H आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे भी डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के चेंज होने से भी H चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये जो रो है दिस इज द डेंसिटी, ये तो डेंसिटी है सर, यस, वो जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी होगी तो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है, देख सकते हो आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उस पे भी डिपेंड कर रहा है। R इज द रेडियस ऑफ ट्यूब, यस, दिस इज रेडियस ऑफ ट्यूब, ये ट्यूब की रेडियस है, तो ट्यूब की रेडियस पे भी तो डिपेंड कर रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही होने वाला है हमारे वास्ते बेसिकली। ओके सो कूल।
अच्छा सर ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर? तो देखो यार, अगर मैं सबको थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान लूं, हर चीज को कांस्टेंट मान लेता हूं, यहाँ पे ये जो भी चीज है, ठीक है, सबको, और एच को केवल डिपेंडेंसी बताऊं cos थीटा के साथ, यानी जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है और एच में जो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, मतलब थीटा क्या क्या हो सकता है उसकी वजह से एच पे क्या फर्क पड़ेगा, यहां से डायरेक्ट बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज दैट? कम ऑन सी। अगर मैंने मान लिया इफ थीटा इज लेस देन 90, यानी थीटा की कोई भी वैल्यू लो जो 90 डिग्री से कम होगी, एक्यूट एंगल है, और ये तो हम डिस्कस वैसे भी कर चुके हैं कि इसमें किस तरीके का केस होगा। इस केस में जो आपका लिक्विड होता है वो राइज करता है, ट्यूब के अंदर राइज कैसे करेगा देखो ध्यान से। सपोज इसी के लिए हम बात कर रहे हैं कि थीटा अगर 90 डिग्री से कम है तो कोस थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव निकल के आएगी, और उस केस में एच आपका राइज करता हुआ नजर आएगा। बस ऐसे समझो। तो मतलब सर कैसे? जैसे ये आपका कोई कंटेनर आपने ले रखा है, ठीक है, इस तरीके से आप मान लेंगे, तो देखो फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। कूल सुपर कूल, ओके। इस तरीके से आपने इसमें पानी भर लिया, मेरा गला खराश हो रखी है, अभी हुई है, ठीक है, ओके सो कूल। तो यहां पे मैंने क्या किया सर, अगर मैं उस ट्यूब को इसके अंदर डिप करूंगा, इस तरीके से मैं डिप कर रहा हूं उस ट्यूब को, ठीक है, ट्यूब को इस तरीके से डिप कर रहा हूं, तो ये लेवल है देखो लिक्विड का यहां तक, तो ये लिक्विड लेवल इसमें राइज करता हुआ नजर आता है। अगर थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको 90 डिग्री से कम दे रखा है ऐसे, तो ये राइज करता हुआ नजर आता है, ऐसे समझो। इसका मतलब ये हुआ है ना, 90 डिग्री से कम किसी भी एंगल पे एच हमेशा इंक्रीज करता हुआ, यानी ट्यूब में पानी ऊपर को अब बढ़ता हुआ नजर आएगा, है ना। पानी मतलब कोई भी लिक्विड हो सकता है, तो ये ऊपर को जाता हुआ नजर आएगा, ये याद रखना है। दूसरा, इफ अगर थीटा आपका 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, मतलब 90 से ऊपर जाते भैया नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करने लगेगा, तो एच आपका नेगेटिव हो जाता है। बेसिकली एच नेगेटिव होने का मतलब यहां पे लिक्विड राइज कर रहा है, और इस केस में जो लिक्विड होगा वो डिसेंड करेगा, ठीक है, लिक्विड एक तरीके से डिसेंड कर जाता है। तो किस तरीके की सिचुएशन आती है ध्यान से देख लेते हैं। तो सिचुएशन इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मान लीजिए ये सिचुएशन है और आपने लिक्विड यहां तक इसमें भर रखा है, ठीक है, और जैसे आप इसमें कोई ट्यूब डालते हो तो देखो क्या होगा, जैसे आप इसमें कोई ट्यूब डालते हो तो इसमें बेसिकली, है ना, ट्यूब आपने इसमें डाली, इसमें बेसिकली जो भी वाटर था इसमें, ठीक है, वो इस तरीके से राइज करता हुआ नहीं नजर आता है। जैसे इसका फ्री सरफेस है तो कहीं यहां पे इस तरीके से नजर आएगा आपको ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बस, ठीक है। तो यहां पे देखो इसके फ्री सरफेस से ऊपर भी नहीं होगा, डिसेंड करेगा, ऊपर से नीचे आ गया, देखो नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे को इस तरीके से लिक्विड आपको उसमें फिलिप कर जाएगा, और इसका जो मेनिस्कस होगा वो कुछ ऐसे होगा, और इस वाले लिक्विड का जो मेनिस्कस होगा कुछ ऐसा होगा। इस केस में ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका जो मेनिस्कस है वो कैसा होगा, कॉनकेव, और इसका जो मेनिस्कस है ये ऐसे दिखाई देगा देखो, एंड दैट इज कॉन्वेक्स टाइप। तो ये कॉन्वेक्स टाइप का बनेगा। तो मतलब लिक्विड डिसेंड कैसे कर रहा है, जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो डिसेंड करता हुआ नजर आएगा, मतलब इस फ्री सरफेस से ऊपर ना जाके नीचे ही चला जाएगा। एक तरीके से लेवल देख लो आप नीचे, तो नीचे से लिक्विड यहाँ पे नजर आएगा, और उसका जो सरफेस है वो मेनिस्कस टाइप का बनता है। तो ये कभी कभी डायग्राम के टाइप के क्वेश्चंस भी दे देता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, वो डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग भी आपको करनी आनी चाहिए, है कि नहीं? कूल, समझ गया आप। और ये मरकरी का, नॉर्मली मरकरी का केस हम लेके चलते थे, ये तो वाटर का केस हम यहाँ पे लेके चलते थे, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया, इफ थीटा इक्वल टू हो गया एग्जैक्टली 90 डिग्री हो गया अगर, तो 90 डिग्री पे cos 90 जीरो होता है, तो यहाँ पे जो h है वो जीरो हो जाता है, और इस केस में h आपका नेगेटिव हो जाता है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है, और इस केस में तो h आपका राइज जो है वो पॉजिटिव रहेगा, इसलिए ऊपर जाता हुआ नजर आता है। सिंपल है। तो अगर ये 90 हो गया तो वो टेंशन नहीं लेने का, तो इसमें जो भी ट्यूब आप डालते हो, ये वाली ट्यूब, ठीक है, जो भी इसमें ट्यूब डाली है आपने, आप ध्यान से समझे, इसमें जो भी लिक्विड होगा, ठीक है, इसका सरफेस एकदम प्लेन नजर आएगा, देखो प्लेन, और राइज नहीं करेगा, बस प्लेन हो जाएगा ऐसे, देखो ये प्लेन, ये लिक्विड है इसमें इस तरीके से भर गया, लेकिन ये प्लेन सरफेस नजर आएगा। मतलब इस केस में जो मेनिस्कस होता है वो प्लेन होता है, लिक्विड सरफेस का जो मेनिस्कस होता है वो एकदम प्लेन होता है। और इस टाइप का जो लिक्विड होता है वो नॉन वेटिंग होता है, और वेटिंग भी नहीं होता है, नॉन वेटिंग भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। एक तरीके से आप लिख सकते हो नॉन वेटिंग और टाइप का रहेगा, और ना तो ये नॉन वेटिंग होता है, ना तो ये नॉन वेटिंग होता है, और ना ही ये वेटिंग होता है, ठीक है, ना ही ये वेटिंग होता है, ऐसे आप बोल सकते हो। नॉन वेटिंग भी नहीं होता और वेटिंग भी नहीं होता, ऐसे आप बोल सकते हो। जिसका एच ही जीरो, जिसका सरफेस प्लेन होता है बिल्कुल ऐसे, ठीक है,
है ना, ऐसे। तो नॉर्मली आप ये वाला यूज करते हो क्योंकि हम तो लिक्विड का यूज करते हैं, पानी का यूज करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। नॉर्मली आपको ऐसा सरफेस नजर आएगा कॉनकेव टाइप का। ये देखो इस तरीके कॉन्वेक्स टाइप का है ऊपर से देखने पे, और ये कॉनकेव टाइप का है कि नहीं है, और ये बिल्कुल प्लेन है, ऐसे प्लेन है। तो ये वाला जो सरफेस होता है ये नॉन वेटिंग होता है एक तरीके से, ये नॉन वेटिंग होता है एक तरीके से, और ये वाला वेटिंग होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। मतलब जिस भी कंटेनर में आप इस लिक्विड को फिल करोगे उसकी दीवारों को ये गीला कर देगा, ठीक है, चिपक जाएगा उसकी दीवारों पे पानी, आपको नजर आएगा कि हाँ इसकी वॉल्स पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। बट इस केस में एक भी बूंद उसकी सरफेस पे आपको नजर नहीं आएगी, और इस केस में ना हम कह सकते हैं नॉन वेटिंग है, ना हम कह सकते हैं वेटिंग है, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये याद रखना यार, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट इस तरीके से आपसे कंसेप्चुअली क्वेश्चन बना सकता है। अब इसका लास्ट का कंसेप्ट बताया, जैसे आपने नाम सुना होगा, अगर इस ट्यूब को मैं इंक्लाइंड कर दूं, ठीक है, अगर इस ट्यूब को मैं इंक्लाइंड कर दूं या इस ट्यूब को मैं उतनी लेंथ ना दूं कि जितनी उसको राइज करने के लिए चाहिए, इनसफिशिएंट लेंथ की ट्यूब ले लूं, तो क्या होगा, तो देख लेते हैं ना क्या होगा, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे ना मस्त तरीके से। ओके तो इसको जल्दी से देख लेते हैं, ये दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट ये है, इसके बाद एक और पॉइंट हम देख लेने वाले हैं, उसके बाद नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके सो जल्दी से देखते हैं इसके बिहाइंड कंसेप्ट क्या है, बेसिक सा कंसेप्ट है, बढ़िया से समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स व्हाई हमारे लिए जरूरी है। उसने बोला अगर ये कैपिलरी जो ट्यूब है अगर उसको इंक्लाइंड कर दे, है ना, इंक्लाइंड कर दे, मतलब कैसे सर, देखो अभी हम क्या कर रहे थे, ये हमारा कंटेनर होता था और बॉस इसमें हम लिक्विड ऐसे भर के रखते थे, अभी तो ये वाला केस था ना, और यहाँ पे डायरेक्ट आप वर्टिकली, मैंने क्या कर दिया, हाउ खतरनाक तरीके से मैंने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। सो ये बिल्कुल वर्टिकली ऐसी ट्यूब होती थी और इसमें लिक्विड ऐसे राइज करता था, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये लिक्विड ऐसे राइज कर जाता था, अभी हम वर्टिकल फॉर्म में रखते थे, बिल्कुल वर्टिकल। अब उसको क्या कर रहे हो आप, इंक्लाइंड कर रहे हो, कैसे सर, देखो तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इजिली समझ में आ जाएगा, दोनों बना दूंगा, दोनों ट्यूब एक ही साथ बनाऊंगा ना, तो उससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन हो जाएगी बॉस। ओके बॉस, तो ये हमने यहाँ पे इसमें लिक्विड फिल कर लिया है, पानी वानी जो भी आपने मानना है, लिक्विड आपने इसमें भर के रखा है। अब एक ट्यूब आपने ऐसे रखी बिल्कुल वर्टिकल, और इसी ट्यूब को आपने क्या कर दिया, इंक्लाइंड कर दिया। देखो यार मेरे से ना सीधी लाइन नहीं खींची, तो ये आपने इसको इंक्लाइंड कर देना है। चलो भाई ठीक है, कर लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है, तो पता है भाई इसका राइज अगर इस तरीके से देखेंगे तो इसी तरीके से मिलेगा देखने को, इस तरीके से। अब हमने क्या किया, इसको इंक्लाइंड किया इस तरीके से किसी एंगल पे, और उसने बोला जब इंक्लाइंड करेंगे तो वर्टिकल के साथ देखेंगे, और इसमें लिक्विड इस तरीके से राइज कर जाएगा किसी पर्टिकुलर, मान लिया यहां तक राइज कर गया। तो वो बोल रहा है कि जब ये बिल्कुल वर्टिकल है तो कैपिलरी राइज है इसका H, जब ये इंक्लाइंड हो चुका है देखो तो इसका कैपिलरी राइज लेट सी अब है L, कुछ मान लो आप, या H डैश मान लो, ठीक है, ये ट्यूब लेंथ है इसकी, इतनी तक ये इसमें चला गया तो H डैश मान लो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं, H डैश मान लेते हैं। तो वो बोल रहा है कि वर्टिकल के साथ एंगल देखना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो एंगल, तो ये एंगल है ये, जिसके साथ देखो इंक्लाइंड हो गया, ये वाला एंगल, इसके साथ ये अल्फा मान लो उसको, है ना। मतलब पहले ट्यूब ऐसे थी, अब आपने ऐसे इंक्लाइन कर दी किसी एंगल अल्फा पे, दिस इज अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल यू हैव टू रिमेंबर ऑफ इंक्लाइनेशन, ये आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, जबकि थीटा में यूज करते थे एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए, कंफ्यूजन नहीं होने का, दोनों को मिक्स नहीं करने का, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट होता था, तो अल्फा यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, मतलब कितने एंगल से आपने ट्यूब को इंक्लाइंड कर दिया है, सीधी सी बात है। अब उसको निकालेंगे कैसे, देखो भाई ध्यान से देखो, अगर मैं इस वर्टिकल सिचुएशन को ध्यान से देखूं और इससे यहां पे इसको इस तरीके से मिला दूं, उसको मैं इस तरीके से ज्वाइन करूं, देखो इस तरीके से, तो इतनी हाइट आपकी H है ये, तो ये यहां से यहां तक भी तो H ही होगी। अगर मैं वर्टिकल सेक्शन पे देखो ये H तो ये भी H, तो और ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड वाली राइज है, ये वाली यहां से यहां तक की राइज H डैश है, तो ये एक ट्रायंगल नहीं बन गया, देखो ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे निकाल लूं, इस तरीके से एक ट्रायंगल बन गया, आप देख सकते हैं, ये एंगल अल्फा है और ये हाइट यहाँ से यहाँ तक H है और ये हाइट H डैश है, तो हमें अल्फा और H डैश में रिलेशन चाहिए, क्योंकि H तो हमें नोन होता है भाई, जब वर्टिकल हाइट होती है तो H की वैल्यू तो हमें नोन होती है, कितनी, 2t cos थीटा बाई रो जी आर लिखो, या ये तो हुआ रेडियस ऑफ ट्यूब, जो ट्यूब है उसकी रेडियस के टर्म्स में, और अगर इसके मेनिस्कस के टर्म्स में लिखोगे तो 2t बाई हम क्या लिखते थे, G इंटू आर, ठीक है, 2t बाई G इंटू कैपिटल R, ये लिखते थे ना आप ये लिखते थे आप, नो यहाँ पे रो भी तो है, तो या तो इसके टर्म्स में लिख सकते हैं आप, मतलब ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, ये रेडियस ऑफ ट्यूब है, मतलब ये हमें नॉन है अल्टीमेटली, बट वी हैव टू कैलकुलेट, जब उसको इंक्लाइंड कर दिया है
तो भाई इंक्लाइंड वाले केस में उसका राइज कितना होगा, यानी एच डैश आपने निकालना है। अब देखो भाई अल्फा यानी एंगल ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इसके अल्फा के सामने तो ये परपेंडिकुलर है और एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये पक्का इसका बेस हो गया कि नहीं। तो सिंपल, हमें तो इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो बेस और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन निकालना है, और बेस और हाइपोटेन्यूस को रिलेट करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, cos थीटा। तो यहाँ पे आप cos अल्फा यूज कर सकते हैं, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, और बेस का काम कर रहा है h, हाइपोटेन्यूस का काम कर रहा है h डैश, हमें h डैश चाहिए, तो h डैश आ गया h ओवर cos ऑफ अल्फा, एंड दिस इज योर रिलेशन। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सब कुछ हमने समझा है इसके लिए, सिंपल है, ठीक है। तो h डैश इज द कैपिलरी राइज व्हेन द ट्यूब इज इंक्लाइंड, ओके, एट एन एंगल अल्फा। तो एक्चुअल राइज इतना है, जब वो वर्टिकल होती थी तो डिवाइड बाई cos अल्फा, मतलब h यहां से निकाल लेंगे। अगर ट्यूब की रेडियस दे रखी है तो इसका यूज करेंगे, अगर मेनिस्कस की रेडियस दे रखी है, इस पे जो मेनिस्कस बनेगा ये इसकी रेडियस दे रखी है तो इसका यूज करेंगे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, ठीक है। अदरवाइज यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। यहां से h अगर डायरेक्ट गिवन होगा तो बहुत अच्छी बात है, अल्फा डायरेक्ट गिवन होगा बहुत अच्छी बात है, तो डायरेक्ट h डैश आप यहां से निकाल सकते हैं। तो दिस वाज द कंसेप्ट जो आपको याद होना चाहिए बेहतरीन तरीके से। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल देखा गया यार फॉर्मूला बेस्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आपने बिल्कुल अवेयर रहना है, हर फॉर्मूले को ध्यान से याद करके जाना है, उन पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके जाने हैं, जिससे आपको एटलीस्ट तरीका बदल जाए किस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब एक लास्ट कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको बोला, मस्त तरीके से उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ओके, कम ऑन। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, इस धरती के धुरंधर खिलाड़ियों, ओके, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, ओके, बनना है हमने खिलाड़ियों का खिलाड़ी। हमने एग्जाम को मस्त तरीके से उसको टैकल करना, उससे डरने का नहीं, एग्जाम को हमने डराना, क्योंकि बढ़िया तरीके से पूरी मेहनत के साथ, पूरी प्रैक्टिस के साथ हम जाएंगे ना, तो खिलाड़ियों को खिलाड़ी बन के आएंगे ना, ओके, एग्जाम को फोड़ के आएंगे ना मस्त तरीके से, ओके। तो कॉन्फिडेंस बना के रखना दोस्तों, मस्त प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, सारे फॉर्मूलाज उनकी लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने, उनको लर्न करना, उनकी लिस्ट बनाने, जितना ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि 80% प्लस क्वेश्चंस तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आ रहे हैं हमारे एग्जाम में, मेंस में और नीट में। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि नहीं, समझ गया आप। ये मतलब मान लो आप ये दिमाग में ना, बहुत टिपिकल से क्वेश्चन अगर आप अभी सॉल्व कर रहे होंगे तो अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है, बिल्कुल भी ना करें, और आप मस्त तरीके से अपना उस तरीके से रिवीजन करें जो आपके एग्जाम का पैटर्न है ना, जो पैटर्न है उसको फॉलो करें। आपने एग्जाम क्रैक करना है अपना, वो आपकी हेल्प करने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो कूल। अब देख लेते हैं कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। व्हाट इज दैट सर? इनसफिशिएंट लेंथ का मतलब, जैसे ये बॉटल है, ठीक है, तो मैंने इसमें जब इसको मैंने डिप करा पानी के अंदर या फिर किसी भी लिक्विड के अंदर, तो इसमें पानी राइज करने लगा, वो करता ही जा रहा था, तो लेंथ कम पड़ गई, लेकिन वो राइज कर रहा है और लेंथ कम पड़ गई। जब इसकी ट्यूब की लेंथ कम हो जाए उसकी राइज से, यानी इसकी लेंथ जो भी होगी एक्चुअली में, वो उसकी राइज से यानी एच से कम हो जाए। मतलब कैसे, देखो मान लिया ये आपने एक वेसल लिया और इसमें आपने लिक्विड ऐसे फिल कर रखा था, ठीक है, और एक ट्यूब आपने इसमें डाली, बिल्कुल, और इसमें लिक्विड राइज करने लगा, बिल्कुल करता गया, और इस ट्यूब की जो लेंथ है एक्चुअली में है यहां से, इससे बाहरी लेंथ देख रहा हूं मैं, ये वाली केवल, ठीक है, लेट्स सी इसकी लेंथ है, ट्यूब की लेंथ है, ये ट्यूब लेंथ, आप इसको याद रखेंगे, दिस इज ट्यूब लेंथ। और ये जो राइज हो रहा है ये इससे ऊपर होने वाला है ना, ये इस तरीके से एक लाइक गोलू सा बन गया, बबल सा बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका राइज है बेसिकली एच, वो ग्रेटर है इसकी लेंथ से, है। इनसफिशिएंट लेंथ का मतलब होता है जब ट्यूब की लेंथ कम पड़ जाए और राइज उसमें ज्यादा हो रहा हो, मतलब लिक्विड उसमें ज्यादा हाइट तक राइज होना चाह रहा हो और आपकी लेंथ आपने कम दे दी, ठीक है। तो एच यहां पे जब उसकी लेंथ से ज्यादा हो जाए राइज, तो इस कंडीशन को बोलते हैं इनसफिशिएंट लेंथ कंडीशन। तो इस केस में क्या करेंगे और कैसे क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी, कम ऑन। तो देखो ये जो एच होता था राइज, इसका फॉर्मूला याद करो, 2t, हाँ सर, ओवर रो जी आर, बिल्कुल सर, हमने लिख लिया मेनिस्कस, क्योंकि ये इसका देखो मेनिस्कस बन गया यहाँ पे, तो आर इज द रेडियस, ठीक है सर, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, बिल्कुल सर, ये इसके मेनिस्कस की रेडियस है, ठीक है, मेनिस्कस, ये तो आप समझते ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं कांस्टेंट कर देता हूं, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो यहां पे h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो बोलता है रेडियस ऑफ मेनिस्कस जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उसका राइज उतना कम होता जाएगा। अगर आपकी रेडियस बढ़ रही है तो राइज कम हो रहा है, मतलब रेडियस कम हो रही है तो राइज आपका बढ़ रहा है। इसका मतलब इनवर्सली रिलेशन है, मतलब इनका जो प्रोडक्ट होगा, अगर मैं h इंटू आर कर दूं, h इंटू आर, ठीक है, इनका प्रोडक्ट लू तो ये हमेशा कॉन्स्टेंट होने वाला है।
दोस्तों ये हमेशा कांस्टेंट होने वाला है, मतलब दो अलग अलग डिफरेंट कंडीशन के लिए H1 राइज इन द फर्स्ट इनसफिशिएंट कंडीशन, उसका रेडियस की मेनिस्कस मस्ट बी इक्वल टू H2 इंटू R2। इस तरीके से आप इक्वेशन बना सकते हैं एंड दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको बता रहा है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ये घटेगा तो ये, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो ओवरफ्लो का जो केस होने वाला है, मतलब लिक्विड, आप बोलोगे यार सर ऐसा केस है, देखो ऐसा केस, समझो बात को, समझ लो समझ लो, ठीक है। उसने बोला यार सर ऐसा केस है, मैंने बोला ठीक है, लिक्विड राइज कर रहा था, लेंथ कम पड़ गई तो लिक्विड ऐसे ऐसे हो गया, तो ये तो बन गया उसका मेनिस्कस। तो इसके मेनिस्कस की जो रेडियस है वो R है, आप ध्यान से देखो, ठीक है। और इसकी जो राइज थी, ठीक है, सपोज करो इस कंडीशन में राइज H थी, तो अब वो बोल रहा है अगर R बढ़ता जा रहा है, देखो R को और बढ़ा दो आप, मान लिया R को आप ऐसे बढ़ा रहे हो, और तो देखो R रेडियस बढ़ जाएगी, तो रेडियस बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगा, यहां से देखो रेडियस बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगा। अगर आप R को और इंक्रीज करोगे, देखो जितना बड़ा बबल सा बनता जाएगा वहां पे H उतना कम होता जाएगा। तो मतलब ये जो लिक्विड है यहाँ पे जो ओवरफ्लो होना था, नीचे गिरना था, ये है ना, नीचे गिरना था, स्प्लिट आउट होना था, ओवरफ्लो वो नहीं होगा, वो ओवरफ्लो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे रेडियस आपका इंक्रीज करेगा वैसे वैसे H आपका डिक्रीज करेगा इनसफिशिएंट लेंथ के केस में। और यहां से वैसे भी हमने बोला HR इक्वल टू कांस्टेंट है, जब इसकी इनसफिशिएंट लेंथ L थी, H उससे बड़ा था L से, H इज ग्रेटर देन L, तो जब L लेंथ थी उस समय जो भी रेडियस रही होगी, लेट्स सी R रही होगी, और अब इस केस में रेडियस हम मान लेते हैं R डैश, और इसकी कैपिलरी राइज मान लेते हैं H1 या H डैश मान लो, तो H डैश मान लो, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे L इंटू R मस्ट बी इक्वल टू, मतलब उनका उनका प्रोडक्ट, मतलब H की जगह मैंने लिया L और इसकी जगह ले लिया रेडियस, और यहां पे जब उसका R इंक्रीज हो गया लेट्स सी, तो R डैश मान लो, कुछ नई कंडीशन H डैश मान लो, तो अगर मैं R डैश यहां पे निकालूंगा तो R डैश आएगी L R बाय H डैश, यही आएगा ना, इसी तरीके से लिख सकते हो ना, ये देख सकते हो आप, इसी तरीके से लिख सकते हो। तो ये जो H है, अगर ये H डैश, अगर आप ध्यान से देखिए ये कम है, ठीक है, अगर ये H डैश कम है, ये तो L R है आपका, ये वाला इनिशियल इनसफिशिएंट लेंथ के केस में है ये वाली केस, ठीक है। और आप यहां से एक चीज बहुत अच्छे से देख पा रहे थे कि H इज ग्रेटर देन L है, तो H इज ग्रेटर देन L है, तो ये आप पहले से यहाँ पे समझ के जा रहे थे, इस कंडीशन को आप समझ के जा रहे थे। तो ये जो R डैश मेनिस्कस होगा, अगर H आपका कम कर दूं मैं यहाँ पे H, तो R डैश ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा, आप बहुत क्लियरली यहाँ पे भी देख सकते हैं, R डैश H को कम कर दो, इसको बढ़ा दो, मतलब यार एक रिलेशन आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो रिलेशन है उसको अगर आप ध्यान से रखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंटली आप इसको समझ सकते हैं कि रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ती जाती है तो जो H है उसका राइज वो ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरफ्लो का केस आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर ये कंडीशन यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि कैपिलरी राइज और रेडियस ऑफ मेनिस्कस का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो एक बढ़ेगा तो एक घट जाएगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, बात खत्म। और ये रिलेशन आपने याद रखना है, एक कंडीशन आपने याद रखनी है जिसकी वजह से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की कहानी मस्त तरीके से। अब इसके न्यूमेरिकल चेक करेंगे दोस्तों, न्यूमेरिकल क्या है। अब इसका एक लास्ट कंसेप्ट है, वैसे तो छोटा सा प्यारा सा है, बट मैं सोच रहा हूं कि न्यूमेरिकल के थ्रू ही आपको बता दूं, अलग से बता दूं या न्यूमेरिकल के थ्रू बता दूं ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, कम ऑन। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहीं पे उसका कॉन्सेप्ट कवर अप हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। जो सबसे पहला क्वेश्चन करने वाले हैं वो उसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हमने एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी सीख रखा है, तो टेंशन नहीं है, न्यूमेरिकल के थ्रू ही समझ लेते हैं, है कि नहीं। ओके, तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन की कहानी, क्या डेटा इसमें गिवन है। उसने बोला 2 सेपरेट एयर बबल्स हैं, एक की रेडियस है 0.002 मीटर, दूसरे की रेडियस है 0.004 मीटर। अच्छा, मतलब एक कम एक ज्यादा, मतलब लेट्स सी इसकी जो रेडियस है पहले वाले की R1 0.002 मीटर है और इस दूसरे वाले की से थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है, R2 वो दे रखा है 0.004 मीटर है, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे R2 इज ग्रेटर देन R1, इसकी रेडियस ज्यादा है, इसकी रेडियस कम है, यस, कम ऑन। तो आगे क्या बोला है, ओके, सो अलग अलग 2 बबल्स है, ओके। फिर उसने बोला है फॉर्म्ड ऑफ द सेम लिक्विड के बने हुए हैं, ठीक है, जिनका सरफेस टेंशन कुछ दे रखा होगा, सरफेस टेंशन 0.07 दे रखा है, यानी इनका सरफेस टेंशन दे रखा है 0.07 न्यूटन पर मीटर, यस, ये इनका सरफेस टेंशन दे रखा है। कम टुगेदर, एक दूसरे के पास आ रहे हैं टू फॉर्म अ डबल बबल, ओके। तो मतलब ये आपस में मिल रहे हैं, बेसिकली एक डबल बबल बनाना है इन्होंने, आपस में मिल रहे हैं, तो छोटू वाला और ये बड़ा वाला, ठीक है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, एक डबल बबल बनाना है इन्होंने, आपस में मिलकर एक सिंगल कोई बबल इन्होंने बना देना एक तरीके से, ठीक है।
फाइंड द रेडियस एंड द सेंस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इंटरनल फिल्म सरफेस कॉमन टू द बोथ बबल्स। मतलब इनके मिलने से जो एक नया सरफेस बनेगा उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। अब ध्यान से देखो, पहले देखो, चूंकि ये बबल है, चूंकि ये बबल है, एयर बबल है, और एयर बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है, याद आया कुछ, इसके अंदर एक्सेस प्रेशर क्या होगा, एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी इक्वल टू होता है 4T/R और इसकी रेडियस है R1, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रेशर होगा, इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा सर, इसके अंदर एक्सेस प्रेशर होगा डेल्टा पी इक्वल टू 4T/R2। तो इसकी रेडियस ज्यादा है तो उसका जो प्रेशर होगा P2 वो कम होगा, इसकी रेडियस कम है क्योंकि एक्सेस प्रेशर रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा अगर इसको आप P1 माने। तो एक चीज तो क्लियर है कि छोटे वाले बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर बड़े वाले से ज्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब छोटे वाले के अंदर प्रेशर ज्यादा, मतलब ये जो छोटे वाला है ना इसका प्रेशर ज्यादा होगा इधर से जब, और इस जहां पे इनका कॉमन सरफेस है, जहां पे दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और इधर से प्रेशर कम होगा बड़े वाले के अंदर P2 मान लो और इसको P1। तो देखो P1 ज्यादा है P2 कम है, तो P1 ज्यादा है तो ये सरफेस इस तरीके से अंदर को हो जाएगा, तो जो कॉनकेव सरफेस नजर आएगा वो P1 की साइड से नजर आएगा। तो एक कॉमन सरफेस कुछ इस तरीके से नजर आएगा, यानी जो कॉमन सरफेस बनेगा उसका रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है वो कहीं, मान लिया इसका सेंटर यहाँ है, ये होगा कहीं R, समझ गए, क्योंकि P1 ज्यादा है P2 कम है, तो नेट प्रेशर इधर से ही तो लग रहा होगा, तो ये इधर से कॉनकेव नजर आएगा, देखो इधर से कॉनकेव नजर आएगा। तो ये इसका नेचर ऑफ द मेनिस्कस बन गया एक तरीके से कि भाई किधर को होगा। पर तो आप बता सकते हो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब उसका जो मेनिस्कस है वो टुवर्ड्स द स्मॉलर बबल है, टुवर्ड्स द स्मॉलर बबल। अब उसकी रेडियस क्या होगी वो आप निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि P1 ज्यादा है P2 कम है, तो इनका नेट प्रेशर कैसे निकालेंगे, P1 माइनस P2, और इसको लिखोगे क्या 4T इसकी नेट रेडियस R, इसको क्या लिखोगे इनिशियली, ये तो हमें पता ही है 4T/R1 माइनस 4T/R2। लिखने का तरीका तो ये रहा, देखो ये हो गया कैंसिल, R निकाल सकते हो आप यहां से 1, वैसे तो आपको फॉर्मूला बताने वाला था मैं, बट कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, तो R निकालना है, ये तो एक तरीके से यार आप कर सकते हो, एलसीएम ले लो उसका, तो 1/R इक्वल टू आ गया R2 माइनस R1 ओवर R1 R2, इसका इनवर्स करो क्योंकि मतलब जस्ट रिवर्स करना है इसका, क्योंकि ये 1/, है तो हमें R चाहिए, तो R आपके पास आ जाएगा R1 R2 ओवर R2 माइनस R1। दिस इज योर फॉर्मूला। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अगर इस लैंग्वेज का यूज करके इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, एक सारा कंसेप्ट आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। और जो बबल छोटा होगा उसके अंदर एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा, तो जो अब इनके मिलने से जो नया सरफेस बनेगा उसकी जो कॉन्केटिविटी बनेगी वो टुवर्ड्स द स्मॉलर बनेगी। मतलब ये ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं जाएगा, इधर को जाएगा क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है ना, समझ गए। और दिस इज द फॉर्मूला, जो वैल्यू दे रखी है पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो R निकालना था कि इन डबल बबल जो बन गया, एक नया जो बबल बनेगा इनसे मिलने से जो नया सरफेस बनेगा उसकी रेडियस कर्वेचर यहां से निकाल सकते हो। क्या फर्क पड़ रहा है, R1 कितना है सर 0.02 इंटू 0.004 ओवर 0.004 माइनस 0.002। तो देखो इससे कैंसिल करो, 2 तो कैंसिल ही नहीं हो जाएगा ये पूरा, और ये बचेगा बस केवल, तो 0.004 मीटर ये बनेगी नई रेडियस। दिस इज योर नई रेडियस, ओके। तो नई रेडियस आपके पास ये बनेगी, एंड दिस इज द कंसेप्ट। वो वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट में इसका डिस्कशन नहीं किया था, बट यहां तो कर लिया है ना यार, क्या फर्क पड़ता है यार। ओके, एक चीज तो क्लियर हो गई आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि एक्सेस प्रेशर हमने पहले ही पढ़ा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, जिसकी रेडियस ज्यादा उसके अंदर प्रेशर कम होगा, सीधी सी बात। आगे बढ़े, अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट भी क्लियर है, न्यूमेरिकल भी क्लियर है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख के जाइए कि अगर 2 बबल अलग अलग दे रखे आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, कोलैप्स करते हैं एक तरीके से, एक डबल बबल बना देते हैं, तो बताओ नई रेडियस क्या होगी। तो हमेशा ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। छोटी रेडियस बड़ी रेडियस, बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस है कि नहीं, इस तरीके से याद कर लेना यार मेरे अकॉर्डिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं मस्त तरीके से, जल्दी से। ओके, सो हियर वी गो, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, जल्दी से आप देख लेंगे, डेटा नोट कर लेंगे, उसके बाद मस्त तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे कंसेप्ट कैपिलरी वाले स्टार्टिंग से अब तक ये लेक्चर काफी बड़ा हो चुका होगा, है कि नहीं, बट एक ही लेक्चर में आपका मजा आ जाएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे, जाके अपने PYQ के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना मस्त तरीके से, ठीक है, उड़ा सकते हो। अब देखो फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट याद है, मस्त तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यस, कम ऑन देख लो। उसने बोला स्फेरिकल ड्रॉप, सबसे पहले तो ड्रॉप की बात कर रहा है,
ध्यान दिया करो वर्ड्स पे, ड्रॉप की बात कर रहा है, और अगर ड्रॉप की बात कर रहा है तो स्पेरिकल ड्रॉप है, तो हमें पता है इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है ड्रॉप के वो होता है 2T/r, r इसका रेडियस होता है, T इज द सरफेस टेंशन। ये पहले लिख दिया मैंने, आगे पढ़ा भी नहीं, आगे देखते हैं। उसने बोला हैज 2.5 mm रेडियस, तो इसकी रेडियस दे दिया है, वाह, इसकी रेडियस दे दिया 2.5 mm में, mm को हम चेंज कर लेंगे 2.5 × 10⁻³ मीटर, अच्छी बात है, cool। उसने बोला if the surface tension of the water is 70 × 10⁻³ यानी T की वैल्यू दे दी है 70 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर दे दिया आपको सरफेस टेंशन, समझो बात को। देन एक्सेस प्रेशर, ला क्या बात कर रहा है, एक्सेस प्रेशर पूछ रहा है, ना कि प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप पूछ रहा है, एक्सेस, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज करें और अपना क्वेश्चन बना डालें। तो एक्सेस प्रेशर 2T 70 × 10⁻³, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ी। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.5 10⁻³ इसको उड़ा डालेंगे और ये पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 × 70 × 10 और भाई यहाँ पे आ जाएगा 25, कुल। तो कैसे लिखेंगे सर, देखो 2 × 7 दैट इज 14 हो गया, इनटू ये 0 और ये 0 100 कर लो उसको, ओवर 20 और इसको कैंसिल करो 4 आएगा और 56 आ गया यार, इतना एक्सेस प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 56। चेक करें आप, ऑप्शन भी चेक करें आप, नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, मजा नहीं आ जाएगा फिर। देख लो आप, आपके सामने है कहानी मेरी जुबानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसकी कहानी क्या है, फिर देखते हैं हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं, कम ऑन। ओके बॉस, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसमें क्या डेटा के बिना मस्त तरीके से उसको लिख लिया करो, उसको अपना बना लिया करो, पहले क्वेश्चन को शिद्दत के साथ समझा करो, पढ़ा करो, टाइम लिया करो थोड़ा सा समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, और न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट और फॉर्मूले को सोचा करो कि क्या कंसेप्ट और फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। यस, फिर देखते हैं कैसे नहीं होगा। उसने बोला था प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल ऑफ रेडियस r, ओके, एयर बबल है, सबसे पहली बात एयर बबल है, देखा, इस पे ध्यान दिया करो, अगर ये एयर बबल है तो एक्सेस प्रेशर तो हो गया इसका 4T/r, ये तो श्योर है, एक्सेस प्रेशर की अगर बात करेगा। उसकी रेडियस दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर, रेडियस है इसकी 2 सेंटीमीटर, जिसको हम लिखेंगे 2 × 10⁻² मीटर में, बढ़िया सर। उसके बाद है फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर बिलो एन ओपन वाटर सरफेस, उत्तरी, मान लिया एक कंटेनर है और इसमें हमने पानी भर रखा है और वो जो एयर बबल बन रहा है वो कहीं नीचे बन रहा है, यहां जाके समझो बात को, एयर बबल कहीं किसी डेप्थ पे बन रहा है, फ्री सरफेस से 20 सेंटीमीटर नीचे बन रहा है, डेप्थ पे 20 सेंटीमीटर की डेप्थ पे बन रहा है। तो यार इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है उसके अंदर अगर प्रेशर निकालना पड़े, इसके अंदर, नॉट एक्सेस, इसके अंदर इनसाइड प्रेशर निकालना पड़े, तो मैंने ये कंसेप्ट आपको बताया था, जब एयर बबल डेप्थ में हो तो उसका इनसाइड प्रेशर आपने कैसे निकालना है, ये मैंने बताया था। तो कैसे लिखेंगे सर, ओके 20 सेंटीमीटर बिलो एन ओपन वाटर सरफेस इज सरफेस टेंशन भी दे दिया आपको, टी की वैल्यू दे रखी है आपको 70 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, ये भी दे रखा है। अब देखो बिल्कुल क्लियर है भाई, हमें पता है ये एक्सेस प्रेशर होता है और चूंकि ये डेप्थ में है तो इसके ऊपर एक एडिशनल प्रेशर होगा, दैट इज ऊपर से जो एडिशनल प्रेशर हो ड्यू टू लिक्विड, और वो होता है ρgh। तो जब हम लिखेंगे इसको एक्सेस प्रेशर को, जब लिखेंगे 4T/r ड्यू टू सरफेस टेंशन प्लस ρgh भी तो होगा, और एक्सेस नहीं निकालना है, उसके अंदर निकालना है। तो एक्सेस को कैसे लिखेंगे, हमें पता है इनसाइड और माइनस आउटसाइड, आउटसाइड कौन सा लेते हैं, एटमॉस्फेरिक, तो एटमॉस्फेरिक, अब ये लिखना मैंने आपको सिखा रखा है, प्लस ρgh, तो इसको भी इधर लेके जाओ, तो P इनसाइड आपके पास आ जाएगा PA प्लस 4T/r प्लस ρgh। भाई इस पे क्वेश्चन आते हैं, आए हैं, आते रहेंगे, तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो वैल्यू पुट करो सारी, तो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप सबको पता होता है 1.013 × 10⁵ प्लस 4T 4 × 70 × 10⁻³ ओवर रेडियस कितनी है 2 × 10⁻² प्लस ρgh, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ जी की वैल्यू 10 और h है 20 सेंटीमीटर, यानी 2 - 2, ये ले लो ना, 20 × 10⁻, सबको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना है। अब ये आपने थोड़ा पेशेंसली सॉल्व करना है, तभी आपसे बनेगा, ठीक है, पेशेंसली सॉल्व करना है। चलो भाई देख लेते हैं, तो P इनसाइड कितना है, देखो यहाँ 10⁻5 है ना, ठीक है, तो इसको भी बना सकते हो आप, इसको भी इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो इसको बेसिकली आप ऐसे लिखोगे, पहले तो 1013 × 10⁵ प्लस, देखो ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल, 2 हो जाएगा, तो 70 × 2 140 और यहाँ बचेगा 10⁻1, ठीक है सर, और यहाँ बचेगा 10⁻³
और ये 0 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 10⁻³ प्लस 2 × 10⁻³ बचेगा एक तरीके से। तो ये आ जाएगा 1.013 × 10⁵ प्लस यहाँ पे -1 है तो 10 कैंसिल हो जाएगा तो 14 बचेगा और प्लस ये 2000 बचेगा एक तरीके से। बस था ना, इस तरीके से यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व करना है अपने दोस्तों, किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर मैं ये 10⁵ है यहाँ पे सपोज करो, ठीक है, और इसमें मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 101300 हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा प्लस 2000 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करें, इसको आप देखें कितना आ रहा है निकल के, ठीक है। इसको मैं लिखूं 101300, ठीक है, और 2000 तो 2000 और 14 तो आएगा 413301। तो इतना आ रहा है, देखो इसको ऐड करके, यानी P इन साइड आ रहा है 103314, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि P इन साइड 12345 यानी 1.033 × 10⁵ इतना इनसाइड प्रेशर आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चेक करें आप, ऑप्शन चेक करें, कंसेप्ट चेक करें। बस वो बेसिक सी बचपन में जो कैलकुलेशन नहीं करते थे ऐड वैड करना, वही तो करनी पड़ रही है। कंसेप्ट तो याद खत्म हो चुका था जब आपने इसको लिखा। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर इनसाइड। तो यही इसका आंसर होना चाहिए 1.03 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप सो आप समझ गए होंगे कंसेप्ट क्या है। ओके बॉस, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है, देखो कितने कर लिए, 1 कर लिया, फिर 2 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला आपको हर तरीके का क्वेश्चन मैं कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा डिस्कस करने की, जिससे आप अपने PYQ सॉल्व करने के बाद, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद और भी असाइनमेंट और बुक से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आप लेके जा सकते हैं कि अब मैं क्वेश्चन कर सकती हूं या कर सकता हूं, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा दोस्तों कि आपके एग्जाम में से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो उसी तरीके से आपने इसको ट्रीट भी करना है। ओके कूल। तो उसने बोला है वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ h, ठीक है, when capillary of radius r is dipped in water, बढ़िया है, for another capillary of radius 2 are dipped in water, it rises to a height of, यार क्या बात कर रहे हो। देखो उसने बोला एक कैपिलरी थी आपके पास और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो r है और इसको डिप किया आपने वाटर में, ठीक है, और इसमें कैपिलरी राइज है h। फिर वो बोलता है कि एक अनदर कैपिलरी है, ठीक है, और उसकी जो रेडियस है, अनदर कैपिलरी है, उसकी जो रेडियस है वो 2r है, इससे डबल हो गई, इसकी डबल हो गई। और मैंने अभी आपका एक कॉन्सेप्ट होता है तो इसका राइज बताओ, तो लेट्स सी h डैश है। तो मैंने आपको बताया था ये राइज और रेडियस का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। अभी तो सीखा है आपने कंसेप्ट, ठीक है। तो मतलब H1R1 = H2R2 निकाल लो यार यहाँ से। तो पहली कंडीशन में राइज दे रखा है h, रेडियस दे रखा है r, दूसरी कंडीशन में राइज निकालना है और रेडियस दे रखा है 2r, ये कैंसिल तो H2 हो जाएगा h/r। मतलब इनिशियल राइज से हाफ होगा क्योंकि उसकी रेडियस डबल हो गई है, रेडियस बढ़ेगी तो h घटेगी। तो ये आपका आंसर बन चुका है, नो प्रॉब्लम। तो देखो ये कंसेप्ट भी काम आ गया, इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते थे, ठीक है। तो पहले केस में ट्यूब की रेडियस कम थी, राइज ज्यादा है। दूसरे केस में रेडियस को आपने बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली राइज कम होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये अभी हमने सीखा था। और इसका ग्राफ अगर आपसे बोले कि ग्राफ, तो h और r का ग्राफ कुछ ऐसा आपको नजर आने वाला है, इस तरीके से, ठीक है। याद रखना कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि कैपिलरी राइज और रेडियस ऑफ ट्यूब के बीच का ग्राफ बताओ किस तरीके से आपको बनता हुआ नजर आएगा, तो पता होना चाहिए आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। हाँ ये काफी लंबी होने वाला है लेक्चर, इसमें कोई शक नहीं है। और मस्त तरीके से आप पहले सारे कंसेप्ट सीखे क्योंकि बेसिक कंसेप्ट से लेके फॉर्मूला से लेके सब कुछ जरूरी है। उसके बाद न्यूमेरिकल ट्राई करें तो आप फंसोगे नहीं, आई गारंटी आप फंसोगे नहीं, ठीक है। मस्त तरीके से कर सकते हैं। ओके सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कैटेगरी क्वेश्चन। आल्सो इस टाइप के क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअली पूछे जाते हैं, मजा आता है सॉल्व करने में आराम से। अगर आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। टेंशन नहीं लेने का बॉस, जल्दी देख लेने का, ठीक है। क्या बोला है इसमें, उसने बोला एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब डिप्ड इन वाटर। अच्छा ठीक है, एक ट्यूब है, बढ़िया है सर, बढ़िया है। और क्या बोला उसने, द वाटर राइजेज अप टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की एक ट्यूब है, ट्यूब की लेंथ दे दी इतनी, और वाटर जो राइज कर रहा है केवल वो इसकी लेट्स सी 8 सेंटीमीटर तक कर रहा है। तो वाटर राइज आपका 8 सेंटीमीटर दिया है, ओनली 8 सेंटीमीटर। थोड़ा गंदा सा डायग्राम बन गया है, थोड़ा सा एडजस्ट करें आप, ये थोड़ा इंक्लाइंड सा हो गया ना, मेरे को खुद अच्छा लग रहा है तो मैं दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। ओके सो कूल। तो हमने क्या किया, ये रहा, ठीक है, ये रहा, और ट्यूब आपने इसमें इस तरीके से डिप कर दी। और ट्यूब की जो लेंथ है, लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर पूरी ट्यूब की है, जहां तक मैक्सिमम जा सकता है वो, ठीक है, इससे बाहर, ठीक है। और लेकिन उसने बोला जो राइज हो रहा है
वो केवल इसमें राइज देखने को मिल रहा है 8 सेंटीमीटर तक, ठीक है भाई, 8 सेंटीमीटर तक राइज देखने को मिल रहा है। उसने बोला अगर अब मैं क्या करूं, इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज पुट इन अ फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर, फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में अगर पूरे अरेंजमेंट को मैं रख दूं, ठीक है, द लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इज कैपिलरी ट्यूब विल बी, तो बताओ अब लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन कैपिलरी ट्यूब क्या होगा, मतलब राइज अब कितना होगा। उसने बोला फ्रीली फॉलिंग है, फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर है, पहली बात हो गया। एलिवेटर अगर फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर होता है तो जी की वैल्यू इफेक्टिव लगभग आप 0 मान के चलेंगे। तो जब आप जी 0 मान के चलेंगे तो किसी तरीके का ग्रेविटी वहां पे उसके अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है। तो जब जी 0 मान के चलेंगे वेटलेसनेस की कंडीशन होगी तो एच इसमें मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एच इक्वल टू होता है 2t ओवर 2t cos थीटा ओवर रो जी आर, और जी अगर 0 तो देखो एच 1, ये जितना भी है ये 1/0 और ये इनफाइनाइट, तो एच मैक्सिमम हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट होने का मतलब होता है कि जो वाटर इसमें राइज करेगा वो अपनी इसकी जितनी भी लेंथ होती है उसकी मैक्सिमम लेंथ तक जाएगा, यानी वाटर राइज इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो उसने बोला है अब ऐसा करने से जब हम उसको किसी फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर के अंदर रख रहे हैं तो उसका कैपिलरी राइज कितना होगा, तो वो मैक्सिमम इनफाइनाइट हो जाएगा। एच इनफाइनाइट हो जाएगा। एच इनफाइनाइट होने का मतलब है जितनी उसकी मैक्सिमम लेंथ दे रखी ट्यूब की उसके इक्वल हो जाएगा। तो जो नया एच डैश होगा वो उसकी एल के इक्वल होगा, दैट इज 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर आंसर। भाई इससे ज्यादा उसकी लेंथ है ही नहीं ना, तो मैक्सिमम राइज करेगा अपना 20 सेंटीमीटर तक चला जाएगा। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, चेक आउट इट, नो प्रॉब्लम। कंसेप्ट क्लियर है, किस तरीके से बनाना है, मस्त तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से सॉल्व करके आएंगे, उड़ा सकते हो आप, उड़ा सकते हो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, मजा आ जाएगा सॉल्व करने के लिए। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से देख लेते हैं इसको, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी तो बनती है बॉस इसमें, और जल्दी से पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए, इसमें क्या डेटा गिवन है उसको देख लिया जाए, उसके बाद खत्म कहानी, पूरा कंसेप्ट, पूरा लेक्चर, पूरा चैप्टर आपका फिनिश। ओके, तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपने करनी है, अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। ओके, सो कूल। उसने बोले ग्लास ट्यूब ऑफ रेडियस 0.6 mm, ठीक है, ग्लास ट्यूब है मतलब कैपिलरी ट्यूब है और रेडियस दे रखी है 0.6 mm, तो 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर लिखेंगे हम, बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। ओके, और डिप्ड वर्टिकल इन वाटर, फाइंड अप टू व्हाट हाइट द वाटर विल राइज इन द कैपिलरी, कितनी हाइट तक कैपिलरी राइज होगा, एच निकालना है, निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है सर। इफ द ट्यूब इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये तब एच निकालना है जब वो वर्टिकल है, जब वो ऐसे है, ऐसे वर्टिकल। लेकिन अगर वो बोल रहा है अगर ये ट्यूब वर्टिकल की बजाय वो इंक्लाइंड हो जाए वर्टिकल के साथ, तो अल्फा दे दिया आपको 60 डिग्री, याद करो। और फिर इसमें जो राइज होगा इस तरीके से जाएगा, अभी निकाला था हमने वो राइज एच डैश, तो एच डैश निकल के आता था ओरिजिनल राइज ओवर कॉस अल्फा, तो एच निकाल लो, यहां पुट कर दो, एच डैश आ जाएगा। हमारा क्या जा रहा है अगर ऐसे पूछेगा वो। उसने बोला हाउ मच लेंथ ऑफ द कैपिलरीज ऑक्युपाइड बाय द वाटर, जब उसको इंक्लाइन कर दिया तो कितनी लेंथ तक वाटर इसमें राइज कर रहा है, तो यहां से निकाल लेंगे ना, पहले एच निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, ओके। सरफेस टेंशन है 7 × 10⁻², डेंसिटी ऑफ वाटर वो तो चलो पता ही है, सरफेस टेंशन दे दिया आपको 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, नो प्रॉब्लम, कूल। अब पहले एच निकालो, देखो एच कैसे निकालोगे, 2t cos ऑफ थीटा ओवर रो जी आर, आर इज द रेडियस ऑफ ट्यूब, और किसकी रेडियस दे रखी है पहले ये चेक कर लो, ट्यूब की रेडियस दे रखी है, ट्यूब की, और उसने बोला ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है और उसमें वाटर है, तो याद रखना है जो ट्यूब बनी हुई है ग्लास की बनी हुई है और इसमें वाटर है, तो जब ग्लास और वाटर का केस होता है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आप 0 डिग्री लेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री लेंगे। और याद रखना जब किसी न्यूमेरिकल में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ना गिवन होता है 0 डिग्री ही लेके सॉल्व करना है नॉर्मली। ठीक है, सो ग्लास और वाटर का कॉम्बिनेशन है तो 0 डिग्री ले लेंगे, तो एच यहां से निकाल सकते हो इजीली, देखो 2t दे रखा है 7 × 10⁻² और cos 0 है तो cos 0 तो 1 होता है, डेंसिटी होती है 10⁻³ वाटर की बात कर रहा है, जी ले लेंगे 10 और रेडियस दे रखी है 0.6 × 10⁻³ इसको आप सॉल्व करें यहां से। अब देखो इतना तो कर ही सकते हो यार, छोटी सी कैलकुलेशन है, प्यारी सी कैलकुलेशन, सॉल्व कर सकते हो। 2.33 सेंटीमीटर आ रहा है, एच की वैल्यू आ रही है 2.33 सेंटीमीटर, ये आप सॉल्व करेंगे इसको, ये कैंसिल वैंसिल जो भी हो रहा है दिख भी रहा है आपको, cos 0 तो चलो 1 होता है ना, ठीक है, ये -3 से -2 एक -1 बचेगा तो कैंसिल कर लेंगे यार, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो एच इतना आएगा, अगर एच इतना आएगा और वो बोल रहा है अगर ट्यूब को मैं अभी इंक्लाइंड कर दूं तो अब बताओ उसमें कितना राइज होगा, इंक्लाइंड कर दूंगा तो यहां से निकाल लो, एच डैश, एच कितना आ गया 2.33 ओवर cos अल्फा, cos 60 होता है,
तो cos 60 जो आपको बताइए 2.33, 1/2, 2 ऊपर लेके जाओ तो h डैश आपका आ जाएगा 664 यानी 4.66 सेंटीमीटर। तो इसमें देखो राइज ज्यादा हो रहा है जब इंक्लाइंड कर दिया, तो राइज ज्यादा हो गया जब इंक्लाइंड कर दिया, नो प्रॉब्लम। तो ये थे सारे मस्त तरीके से हमने क्वेश्चन न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। जिस भी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे हमने डिस्कस किया उसमें सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हमने कवर अप कर लिए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से हमने देखे हैं पढ़े हैं। ओके, सो अब आपकी बारी है बॉस कि आपने लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, जाके बढ़िया तरीके से लेक्चर को एंजॉय करना है, इसके कंसेप्ट बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जाके पीवाईक्यूज को डायरेक्ट अटैक कर देना है बस जाके, ठीक है। तो मस्त तरीके से अब मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ। नेक्स्ट और यूनिट जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दैट इज ऑप्टिक्स, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेब ऑप्टिक्स। छोटा सा है, प्यारा सा है, क्यूट सा है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। मजा आएगा और धीरे धीरे हम अपने फिनिशिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हमारी हो चुकी है मैक्सिमम वाली, और जो भी कुछ यूनिट्स बची है उनको हम मस्त तरीके से कवर अप कर लेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहना। किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मेरे को आप बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई एम हियर ऑलवेज विद यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, सो कम ऑन गाइस एंड ऑल द बेस्ट।